हेलो दोस्तों, कैसी हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन। ये एनआईओएस के जो है चैप्टर जो है बैंकिंग सेवाएं 9 चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम व्यू से। तो बैंकिंग सेवाएं के बारे में तो आपको जानते ही हो कि बैंक जो है आजकल सबसे इंपॉर्टेंट संस्था में से एक होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, उतना जो होता है, जो वीडियो बना रहा है, जो आपके लिए इतना अग्रसर है हर काम के लिए, उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं कीजिएगा तो ये आपको ही लिए भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर अच्छा आपको चाहिए तो आपको अच्छे से अच्छे जो है प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आप सोचते हो कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहा है, सिर्फ 10th के लिए ही कार्य कर रहा है? ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी सब चैप्टरों को जो है समय के साथ कवर करेगा, प्लस एनआईएस बोर्ड के 10th प्लस 2 को भी करता है। साथ में जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो है 6th सेमेस्टर तक आर्ट्स के सब्जेक्टों को जो है यहाँ पर कवर करेगा। आपके दोस्तों सोचते होंगे कि ये तो सिर्फ क्लास भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो टॉपिक जहाँ से आपको लगता है, चाहे बीए में टॉपिक हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप अपने सिर्फ टॉपिक के हिसाब से अपना जो है वीडियो को देखिए। तो टॉपिक के हिसाब से देखोगे तो वो आपको सिर्फ समझना है, टॉपिक को समझना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि वो बीए में है चाहे कहीं भी है, तो ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है तो आपके लिए भी ना टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो आपको सिर्फ टॉपिक से मतलब रखना है, ना कि क्लास से मतलब रखना है। क्लास तो आपको पता है कि बड़े बड़े किताबों में बड़ी बड़ी बातें दी होती है, तो कहते हैं ना, अगर सागर में उठा रहा हूँ तो आपको वहाँ पर जो है गागर भरना है। अगर गागर नहीं भर पाओगे तो ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं होगे। ठीक है, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और साथ में जो आपके आसपास जो बच्चे एनआईएस में पढ़ रहे हैं उनको भी सहयोग दीजिए, उनको भी जो है लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए, ये बात तो आपके लिए था, जिसको मानिएगा तो अच्छा है, नहीं मानिएगा फिर भी अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना, घोड़े को घास तक लिया जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से आपके पास सारे वीडियो मैंने डाल दिया, लेकिन आप देखते नहीं हो, न समझते हो। जब एग्ज़ाम आता है तो 2 दिन देख लेते हो और सोचते हो कि मैं पूरा तीर मार लूँगा। तो शायद ये तो कहते हैं ना, बड़े बड़े व्यक्ति से भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता है, तो आपसे कहाँ हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई जो है धीरे धीरे कर के जो है बूंदे बूंदे होती है, न कि एक ही दिन में आप पूरा समझ जाओगे। चलिए, समझदारी तो आपकी है, अपनी है। हम बैंकिंग सेवाओं के बारे में देखते हैं। बैंकिंग सेवाएं तो मैंने आपको जैसे बता भी चुका हूँ, समझाने की कोशिश भी कर चुका हूँ कि बैंक जो है आजकल बहुत बैंक है। लोग सुबह उठते नहीं कि बैंक में चक्कर मारने चले जाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए, और बैंक वाले भी कुछ अच्छे महान होते हैं, वो आपको इतना दौड़ाते हैं अपने पैसों के लिए कि बैंक में तो लोग पैसा रखना ही छोड़ देना पसंद करते हैं। आपका पैसा रहता है, आपका साइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, आपने तो टेढ़ा साइन कर दिया है, आपका पैसा जमा नहीं होगा, आप लोग पैसे निकाल नहीं सकते, आप अभी खाता के धारक ही नहीं हो। तो ऐसी समस्या बहुत होती हैं, बहुत टेंशन आती है। बैंक कहते हैं सरकार तो अपने लिए, अपना नाम कमाने के लिए और देश में जो है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो है जन धन योजना शुरू करके बैंक के इतने सारे खाता खुलवा दिए। आज उसमें से आधे से अधिक खाते जो है बंद हो चुके हैं। ठीक है, या लोग उसमें पैसे नहीं डालते। सरकार जो है खाता का सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है महीने में इक्का दुक्का रुपया डाल देती है, सोचती है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लोगों को आलसी बना के बहुत बड़ा जो है तीर मार लूँगा। तो यही बैंकिंग सेवाओं का मतलब होता है। बैंकिंग देखिए किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंक में जितना धन रहता है उसी से उसका जो है गणना की जाती है और प्रति व्यक्ति आय भी निकाली जाती है। तो बैंक बहुत जगहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो कहते हैं किसी कस्बे अथवा शहर की गलियों में घूमते हुए आपने कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनानी कमीशन बैंक आदि के जो है साइबर बोर्ड्स भवनों पर लगे हुए जरूर देखे होंगे। इन नामों से क्या पता चलता है? क्या आपने कभी इनके बारे में जानने की कोशिश किया है? यदि आप किसी ऐसी इमारत में जाएंगे जिनमें से बैंक खुले हुए हैं, तो आपको किसी जो है व्यापारिक कार्यालय की तरह ही माहौल दिखाई देगा। आप देखेंगे कि कर्मचारी का जो है काउंटरों के पीछे अपने सामने बड़े खड़े व्यक्तियों से बातचीत कर रहे होते हैं। आप यह भी देखेंगे कि कुछ व्यक्ति एक काउंटर पर रुपया जमा करवा रहे होते हैं, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति किसी दूसरे काउंटर पर से रुपया प्राप्त कर रहे होते हैं। काउंटरों के पीछे उस कार्यालय में मेज भी रखी हुई होती है जिन पर जो है ऑफिसर बैठे हुए होते हैं।
उस कार्यालय के एक और आपके जो एक चैम्बर होगा, पोर्टेशन लगा छोटे सा कैमरा भी दिखेगा, ठीक है, कमरा भी दिखेगा जहाँ पर प्रत्येक प्रबंधक बैठा होगा। इसके मेज पर कुछ कागज भी रखे हुए होंगे। यह बैंक का कार्यालय है। आइए हम बैंक के तथा उन कार्यालय के बारे में जानें। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इसमें उद्देश्य क्या है। बैंक की हम परिभाषा करना जानेंगे, बैंक की जो भूमिका का वर्णन करेंगे और विभिन्न प्रकार के बैंकों की पहचान करना हम जानेंगे। तो इसमें हमने यही बातों पर जो है ध्यान देना है, ठीक है। उसमें है बैंक का अर्थ। देखिए, बैंक सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई संस्था जो अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है और ब्याज का भुगतान करता है, चेकों का जो है समाशोधन करता है और ऋण देता है, वित्तीय लेन देन हेतु मध्यस्थ का कार्य करता है तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध भी कराता है, जैसे बैंक कहते हैं। तो बैंक किसे कहते हैं? जो हमारे ऋण देता है, वित्तीय लेन देन हेतु मध्यस्थ का काम कार्य करता है, अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसे हम बैंक कहते हैं। आप जानते हैं कि खाना, कपड़ा, बच्चे की शिक्षा, मकान आदि के दिन प्रतिदिन के खर्चे को पूरा करने के लिए लोग इन धन अर्जित करते हैं। उन्हें भावी खर्च जैसे विवाह, बच्चों के उच्च शिक्षा, जो है मकान बनवाने, अन्य सामाजिक व्ययों को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ये जो है बड़े खर्च हैं और यदि वर्तमान आय से कुछ धन बचाकर रखा भी जाए तो इनको पूरा किया जा सकता है। बुढ़ापे और बीमारी के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे समय में लोगों की जो आजीविका कमाना संभव नहीं हो पाता है। अगर बीमार आप पड़ जाते हो तो शायद आपके लिए आजीविका कमाना भी संभव नहीं होता है। कहते प्राचीन काल में भी लोग को बचत करने की जो है आवश्यक प्रतीत होती थी। पहले के समय भी लोग जो होते थे बचत किया करते थे, वो अपने घरों में ही पैसे जमा करके रखते थे। इन प्रथाओं को कारण जो है आवश्यकता पड़ने पर बचत से उनकी जो है जरूरत पूरा हो जाती थी। किंतु इस प्रथा में चोरी, डकैती तथा अन्य किस्म की घटनाएं से होने वाली हानियां को जोखिम अधिक होती थी, क्योंकि आपके घर में आप पैसे रखते थे तो आपको हर तरह के जोखिम जो है उठाना ही पड़ेगा। इसलिए लोगों को जो है ऐसे स्थानों की आवश्यकता हुई जहां वो अपनी बचत सुरक्षा सहित जमा कर सके। इस आश्वासन के साथ ही वे अपनी जमा राशि से आवश्यकता पैसे पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने ऐसी सेवाओं को चुना। यह सेवा बैंक देता है और व्यवसायिक तथा अन्य कार्य के लिए भी उचित ब्याज दर पर जो है बैंकों को ऋण भी मिलता है। कहते हैं बैंकों एक वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करता है तथा धन का उपयोग ऋण देने के में भी करता है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो कि जमा धन स्वीकार करता है तथा मांगों पर जो है निकासी करता है। यह व्यक्तियों तथा व्यवसायिक संस्थाओं के धन का लेन देन कराता है। कहते हैं बैंक और भी कई उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि हुंडियाँ की राशि की वसूली करना, विदेशी बिलों का जो है भुगतान करना, ठीक है, जेवरात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, व्यवसायिक संगठन की रक्षा क्षमता को प्रमाणित करना आदि। तो बैंक के लिए कहते हैं कि बहुत से कार्य जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं बैंक साधारण जनता और व्यवसायिक संगठनों से जमा राशि स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं वो बैंक में अपनी बचत जमा कर सकते हैं। जो है व्यापारी माल की बिक्रियों से राशि अर्जित करता है, जिसमें से उसे खर्च को चुकाना भी पड़ता है। वो जो है बिक्रियों से प्राप्त राशि बैंक में आसानी से जमा कर सकता है और इसे जमा राशि का उपयोग समय समय पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। कहते हैं बैंक जमाकर्ता के दो आश्वासन देता है। देखिए, बैंक जो होता है दो आश्वासन देता है। और कौन से दो आश्वासन जो है इंपॉर्टेंट है? पहला तो आश्वासन यही होता है कि जमा राशि की सुरक्षा करना। देखिए, अगर आपके पैसे सुरक्षित हो रहे हैं तो आप जमा करना ही चाहोगे। अगर आप सुरक्षित नहीं रहते हैं तो आपका जो होता है मन उब जाता है। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर इस जमा राशि को वापस देने का, कि अगर आपको आवश्यकता पड़े, अगर आपको आसानी से मिल जाए पैसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपने कई बार बैंक में भी आप मुसीबत का भी सामना किए होंगे, ठीक है। आजकल तो बैंक वाले ऐसे बन गए हैं जैसे कि उनको कुछ होता ही नहीं है। कोई बच्चा का खाता खुलवाने जाओ तो आपको इतना चक्कर लगवाएंगे ना कि सर के दर्द बना देंगे। पता नहीं आजकल समय कैसा चलने लग गया है, ठीक है। सरकार तो ये कहती है कि हम खाता खोलने के लिए अग्रसर है, बच्चों के लिए खाता खोलना आसान पड़ता है। लेकिन कभी आप जाके देखिए किसी बैंक में आपको चक्कर ना कटवा दिया तो आप नाम बदल देना अपना, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हर जगह जो है बैंक वाले क्या करते हैं, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, थोड़ा सा उनका प्रोग्रेस जो चला जाए, अगर एक बार उनका जो है कंपनी चल तो जाए उसके बाद तो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। और जब बैंक नहीं चलती, जब नया नया होती है तो घर घर में आके क्या कहते हैं, बैंक खाता खुलवा लो। आपके जो है घर के द्वार पे बैठ जाएंगे अपने तंबू लेके, और उसके बाद तो आपको ही नहीं पूछेंगे। तो ये रूल रेगुलेशन जो है सरकार की कुछ जो है नाकामयाबी का परिचालक बनता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए, ये बात मैं एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा व्यतीत हुआ है, इसलिए मैं ऐसा बता सकता हूँ कि बैंक जो होती है आजकल सिर्फ स्वार्थ के लिए सिद्ध रखती है।
आप अपने पैसे लेने के लिए जाओगे तो फिर भी वो आपको रुला देते हैं। एक साइन आप गलती करके दिखा दो, हल्का सा टेढ़ा करके दे दो, बेशक तुम्हारा फोटो ही लगा हुआ होगा बैंक के कागज़ पर, फिर भी वो कहेंगे आप हो ही नहीं। तरह तरह के जो है बीमा करवा लेते हैं लोग। जब पैसा लेने जाते हैं तो आपको तो ओ माय गॉड फिल्म की तो स्टोरी पता ही है ना कि कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, छोटे छोटे शब्दों में कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी कहानी थी इसलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यही बात है कि जमा राशि की बहुत रहती सुविधाएं। देखिए बैंक जो होती है हमारे पैसा रखने का सबसे अच्छा साधन है, लेकिन कहते हैं ना बैंक कर्मचारी को भी ये बात जानना चाहिए, समझना चाहिए कि बैंक भी आम जनता से ही चलती है, ना कि उन्होंने अपने जेब से कमाना होता है। इनके पैसा सुरक्षित रखते हो तभी वो जमा करने जाते हैं। आज बैंक से क्यों विश्वास लोगों का उठ गया है? इसलिए आज सारे के सारे जो धन निकल रहे हैं, काला बाजारी पैसे निकल रहे हैं, आखिर कारण क्या है इसका? यही सब कारण बनती है। लोग पैसा जमा करना पसंद नहीं करते, से कहते हैं कि खर्च ही कर दो तो ही फायदा है। जमा करने जाओ तो उनके 75 नखरे होते हैं, नेट काम नहीं कर रही है, इंटरनेट फेल हो गया है, पैसा निकालने जाओ आपके बहुत जल्दी पड़ा हुआ है, एटीएम काम नहीं कर रही है, आपको दरकोश में जाओ, अब पैसे निकलवाने जाओ आपको तो एक्स्ट्रा पैसा कटेगा। तो ये सारे चीज़ें जो है जमा राशि सुरक्षा किया तो जाता है, बट बहुत सी जो है मुसीबत का भी सामना जो है करना पड़ता है। कहते जमा राशि में बैंक ब्याज देता है तो मूल राशि में जोड़ दिया जाता है। जमाकर्ता के लिए जो यह एक बड़ा अवश्य प्रेरणा होती है, ये जनता के बीच बचत करने की आदत को बढ़ावा देता है। देखिए बचत करना बहुत ज़रूरी होता है, बचत किया जाता है और ये पैसे बैंक में जाती है, तो ये पैसे सरकार जो है कई जो है कार्य में लगाती है और फिर आप लोगों को कुछ ब्याज के रूप में दी जाती है। तो बैंक में होना बहुत ज़रूरी है पैसे, लेकिन सरकार इस पर रूल रेगुलेशन नहीं बनाती है, सिर्फ तुतला बातें करती है कि हम तो नए जो है गाइडलाइंस दिया गया है, आरबीआई के पास जाओ आप कोई भी सुनवाई होगा। आप सुनवाई करके तो देख लो, एक बार जाके एप्लीकेशन लिख के तो दो, ये एप्लीकेशन वहाँ जाएगी बाद में फट के जो है कबाड़ के डब्बे में जाएगी। कोई कहीं रिएक्शन नहीं लेता। सरकार कहती है कि हम बहुत तेज हैं। पहले आप अपने इस कर्मचारी को तो समझा लो पहले, फिर दुनिया के बारे में जानना, क्योंकि बैंक सुविधाएं तो दे रही है और ये जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आप सुविधाओं को ना खंडित कर चुके हो। अगर आपको आम लगता है ना तो किसी आम गरीब के पास जाके देखो, वो अपने बच्चे के नाम के कोई खाता खुलवाने जाए, खाता अभी तक भी नहीं खुलेगा जितना मर्जी कर लो आप। तो सरकार किस बात का कहाँ रूल रेगुलेशन है उनका? मैनेजर से बात करना जाए, हमें तो पता नहीं, आप तो कहीं है, आपको आपका आधार कार्ड में कुछ नहीं दिख रहा है, आपको आई का डिफरेंस है, आपको ओ का डिफरेंस है, आपको तो बच्चे का जन्म पत्र लेके आओ, बच्चे का ये लेके आओ। और जब स्कूल वाले तुम्हें दे चुके हैं तो तुम्हें और क्या चाहिए? स्कूल के पास सब रिकॉर्ड होता है तभी तो देता है किसी को। तो ये मुसीबत जो होता है आम होता है दोस्तों। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी दुखी हुई इन चीज़ों में। बैंक सुविधाएं इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन बैंक वालों को भी अपने रूल रेगुलेशन को मान्यता देनी चाहिए। चलिए, ये तो मेरा मन का दुख था, जो आम लोगों की दुख भी था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में जो होता है ना, मन की भी बात किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं इसी तरह से आप भी देखिए होगे कि आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे सामना किया होगा, ऐसे लोगों के सामना किया होगा जो कि ऐसे कामों में पड़े रहते हैं जिनका काम सही से नहीं हो पाता है। तो कहते हैं ना कहीं आप ही को मैंने अपना दोस्त बनाया है तो आपसे तो बात करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलिए ये तो बात था अपनी, लेकिन जर्नली बात थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। ठीक है, आगे है जो बैंक जमा राशि के आधार पर किसानों, व्यापारियों, जो उपकर्मियों के उत्पादन कार्य के लिए भी ऋण तथा अग्रिम भुगतान भी देता है। इस प्रकार बैंक देश के आर्थिक विकास तथा सामान्य रूप से जनता की भलाई के लिए योगदान करता है। बैंक ऋणों पर ब्याज भी लेते हैं। यह ब्याज की दर जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज की दर को सामान्य अधिक होती है। व्यवसाय संगठन तथा जनसाधारण के लिए भी दी जाने वाली जो विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक फीस भी लेती है। बैंक से प्राप्त ब्याज की रकम जो जमा राशि पर दिए जाए वाले ब्याज से अधिक होती है तथा अन्य विभिन्न सेवाओं से प्राप्त फीस बैंक की आय की प्रमुख साधन होता है। यानी बैंक का मुख्य साधन जो होता है अपनी जो वो पैसे इकट्ठा करके रखती है, जो ब्याज देती है, तो उसी से जो होता है बैंक की आय रहती है, जिससे वो अपनी प्रशासनिक व्यय को भुगताते हैं। यानी जितने भी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं उनको ही वो राशि देती हैं। देखिए, अब बात वही फिर से आ गई ना कि बैंक के जो पैसे होते हैं, हमारे जो पैसे होते हैं हम जमा करते हैं, उनको वो क्या करते हैं ब्याज पे दे के फिर ब्याज हमारे पैसे को दुगने ब्याज से कमाते हैं और उन्हीं पैसा से जो है उनका जीवन चलता है। वो हमारे ही पैसे से ब्याज खा के जो है अपने कर्मचारी को पैसे देते हैं। लेकिन आप कभी किसी बैंक में चले जाइए, वो बहुत ही रूखे, अगर सरकारी होगा ना बैंक तो उसमें तो रूखी बातें इतनी बोली जाती है ना कि दिल नहीं करता कि दोबारा बैंक में जाओ। ठीक है, तो ये सब बातें सही नहीं होती है। कहते हैं ना, हमारे पैसे से आप अपना जीविका चला रहे हो, हमारे पैसे पे नौकरी कर रहे हो
और हमसे ही इतनी रुकी हुई बातें करते हो कि दोबारा। तभी तो कहते हैं ना, सरकार को आज चाहिए कि बैंक के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उनके साथ सबसे अच्छे और प्यार से बातें करो, जिससे और भी कस्टमर बने और भी पैसा जमा करने की उनके अंदर दिलचस्पी बने। बैंकों में जो है आए दिन कोई ना कोई घोटाले होते रहते हैं, ये आप लोगों से कोई छुपा नहीं है, आप लोग स्वयं समझदार हो। इतिहास उठा के देख लो, आपको तरह तरह के जो है बैंक घोटाले आ जाते हैं। तो इसी बात में यही कहा गया कि प्रशासन व्यय को चुकाती है। बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्य बैंकिंग कार्य कहलाता है। जो बैंक करती है उसे हम क्या कहते हैं? बैंकिंग कार्य कहते हैं। बैंकिंग कार्य में जमा स्वीकार करना और ऋण देना अथवा द्रव्य का विनियोजन शामिल है। द्रव्य व्यवस्था कराकर तथा कुछ विशेष सेवाएं प्रदान कर जो माल तथा सेवाओं का विनिमय में सहायता भी होती है। ये व्यापारिक कार्यालयों को सरल बनाती है और इससे बैंकिंग व्यवसाय की महत्वपूर्ण सेवा है। न केवल यह माल की उत्पादन तथा सेवाओं के लिए धन प्रदान करती है, बल्कि ये क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच इनके विनिमय के भी सुविधाजनक बनाती है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बात लिखी गई है कि ये जो क्रेताएं और विक्रेताएं के बीच जो है विनिमय से सुविधाजनक बनाती है। क्या करें, किताब की बातें जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अफसोस होती है दुनिया में। ठीक है, आप शायद याद होगा कि बैंकिंग संबंधित कुछ कानून भी हैं जो हमारे देश में बैंकिंग कार्यालय का नियमन करते हैं। बैंकों में जमा राशि जमा कराना तथा बैंक में ऋण लेना सर्वाधिक व्यवहार है। बैंकों पर भी सरकार का नियंत्रण है तथा काफ़ी हद तक बैंक जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। जनता के विश्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते। देखिए, बैंक जो होता है जनता के विश्वास पर निर्भर रहता है, और ये पाठ शायद उन बैंक कर्मचारी को पढ़ना चाहिए या वो बैंक अफसर को पढ़ना चाहिए जो बैंक में कार्यरत हैं, क्योंकि जनता के विश्वास से ही बैंक चलती है। बैंक खोल देने से नहीं होता है, या आप जनधन के लालच देके लोगों से बैंक खुलवा लेते हो तो उससे बैंक नहीं चलती है। आज जनधन जो योजना बेशक भी सरकार कहती हो कि उनका सफल हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा भेजा हुआ पैसे ही उनमें होती है। लोग अपनी तरफ से कोई जमा नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आए दिन जो होता है बैंक के मैसेज के पैसे कट रहे होते हैं, तो आपके सर्विस टैक्स कट रहे होते हैं, पता ना कौन कौन से टैक्स काट के करते हैं, 5,000 को 5 रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है बैंक में पैसा रखना नहीं पसंद करेगा। तभी तो मैं कहता हूँ सरकार को अगर सही देश को चलाना है तो पहले बैंकिंग प्रणाली को सही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बैंक के जो कर्मचारी है उनका रूखापन को दूर करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तभी तो कहते हैं जनता के विश्वास के बिना वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जनता जो है, आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, आप स्वयं जो देख रहे हो आपको भी पता होगा कि आपका भी विश्वास कई हद तक बैंक से जो है उठ चुका है। आप भी कभी पैसे निकालने गए होंगे, आपको भी कई तरह की मुसीबत करना पड़ता है। कभी नेट नहीं रहता तो कभी कुछ नहीं रहता, तो कभी बैंक के कर्मचारी ही नहीं आए हैं, चेक पे साइन ही नहीं हुआ है, तो हर तरह की मुसीबत जो है आपको सामना करना पड़ेगा। कहते हैं ना, लोग तो सुबह उठते नहीं है कि जो है जो मुसीबत है उनके सर पे तांडव करने लग जाती है। हर समय जो है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि जब तक जनता का विश्वास न हो, कोई बैंक जो है बैंक कर्मचारी जीवित भी रहना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जनता है तभी उनके बैंक में पैसा है। जनता का विश्वास नहीं है तो पैसा भी बैंक में नहीं है, बैंक भी कंगाल है। कहते हैं आगे बैंक तथा साहूकारों के अंदर, देखिए आप ही सोच रहे हो कि बैंक में साहूकार की भांति होते हैं जो ऋण लेने वाले धन उपलब्ध कराते हैं तथा ऋण की रकम ब्याज दे लेते हैं। हाँ, कई हद तक तो बात सही भी है, किंतु ऐसा नहीं है। एक बैंक जो है साहूकार से बहुत भिन्न होते हैं। एक बैंक दो प्रमुख कार्य करते हैं। प्रथम यह जमा स्वीकार करता है, दूसरा उसके आधार पर ऋण देता है, जबकि साहूकार अपने निजी धन से ऋण प्रदान करता है। देखिए, इसमें स्वीकार करता है बेशकली, लेकिन बाकी सारे कार्य जो होता है वो साहूकार की तरह ही होता है। ठीक है, उन व्यक्तियों को जमा धन स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आप समझ सकते हो कि मतलब वास्तविकता में क्या है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, आधार, अस्तित्व है, बैंक है, साहूकार है। देखिए, बैंक व्यवस्थित संस्था होते हैं, साहूकार व्यक्ति होते हैं, यानी ये संस्था है और ये सिर्फ व्यक्ति है। कार्यकलाप, बैंकिंग क्रियाकलाप में शामिल है, जमा धन स्वीकार करता है और ऋण देता है। लेकिन साहूकार जो है जमा धन को स्वीकार करता, साहूकार क्रियाकलाप में नहीं होता, यानी जमा करना साहूकारों के जो है वो बस में नहीं होती है। उसका ग्राहक, बैंक सामान्य जनसाधारण की आवश्यकताओं को तथा विशेषकर व्यापारी समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, देखिए, विशेषकर व्यापारी समुदाय, आम गरीबों के लिए तो सर की दर्द बन जाती है। आम गरीब तो लेके देखिए, उनके घर के जो है ना, कहते हैं ना,
पर्जा उठा के बैंक ले जाती है। ये सिर्फ सही बात बताई गई, इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि व्यापारिक समूह की आवश्यकताओं को ही पूरा करती है बैंक, आम लोगों की नहीं करती है। अच्छी बात दी गई है इसमें, जनसाधारण की आवश्यकताओं को तथा विशेषकर, देखिए जनसाधारण है और यहाँ लिखने वाला भी बहुत समझदारी से लिखा है कि जनसाधारण के लिए तो थोड़ा मोड़ा है, पर विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए ही इंपॉर्टेंट है और व्यापारी वर्ग को और अमीर से अमीर बना रही है। आम गरीबों से ले रही है, व्यापारी वर्ग को दे रही है, और व्यापारी वर्ग क्या करते हैं, अच्छे खासे धन ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करके और विदेश में बैठ जाते हैं आराम से, और वहाँ जो है जीवन ठाटो बाट से जीते हैं, यहाँ का पैसा वहाँ लेके, तभी तो इतने घोटाले हो गए। ठीक है, तो ऐसी ही समस्या होती है, विशेषकर व्यापारी वर्ग ही लेते हैं पैसा। साहूकार किसान तथा गरीब लोगों की आवश्यकता को पूरा भी करती है। साहूकार जो होती है किसान तथा गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन साहूकार किसान कहते हैं ना, बैंक के कर्ज ले लेके तो न जाने कितने किसान जो है अपने जीवन को भी त्याग चुके हैं। ठीक है, गरीब लोग नहीं पैसा चुका पाए हैं तो उन्होंने अपना जीवन को भी खत्म कर लिया है। कारण यही होता है ना कि मर जाने के बाद जो है उनका जो है पैसा खत्म हो जाती है, यानी उसको जो है उसी समय खत्म कर भी दी जाती है। उसके पश्चात है जमानत। देखिए, बैंक जमानत के रूप में मूर्त तथा व्यक्तिगत जमानत मांगते हैं। साहूकार पर उधार लेने वालों को जेवरात, भूमि गिरवी रखकर ऋण देते हैं। देखिए, अगर इस जमाने में हो, 21वीं शताब्दी में हो, तो यहाँ पर इस बात के लिए आप खंडित भी कर सकते हो कि बैंक में ये बात बताई गई कि बैंक जमानत के रूप में मूर्त तथा व्यक्तिगत जमानत मांगते हैं। देखिए, व्यक्तिगत बोला गया लेकिन गलत बात है। आज बैंक जो है ना साहूकार की तरह ही है। अब साहूकार देखिए क्या लेता है, उधार लेने वालों को जेवरात, भूमि गिरवी रखकर ऋण देता है। आपको शायद याद होगा कि बहुत से ऐसे बैंक हैं जो जेवरात लेते हैं और आपको क्या करते हैं, पैसे देते हैं। बहुत से जो है बैंक भूमि गिरवी रखते हैं, भूमि के कागज आपको देना पड़ेगा उनको, और वो उसके रूप में आपको ऋण देते हैं। अगर आप ऋण नहीं चुकाते हो तो वो भूमि को नीलामी कर देते हैं। तो इसमें लिखने वाले ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया है, जिसमें सब बेवकूफ़ी वाली बात लिखी गई है, क्योंकि आज के समय में बैंक और जो है साहूकार सेम बन गए हैं। दोनों का काम यही होता है कि जेवरात हो, भूमि हो, सब गिरवी रख सकते हो। आजकल बहुत से बैंक ने ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो गोल्ड लोन भी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है एजुकेशन लोन भी होती है, फिर से तुम्हारा जो ज़मीन गिरवी रख के भी लोन होती है। आज लोन भी साहूकार की तरह ही हो चुकी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो थी सिंपल सी बात जो आज की सच्चाई भी है। शायद ये लिखने वाले जिन्होंने बनाया है उन्होंने सोचा इस बात को नहीं है कि आज बैंक भी साहूकार की भांति ही बन गई है। उसके बाद ऋण वसूली की प्रक्रिया। देखिए, ऋण वसूली की क्या होती है, ऋण वसूली की प्रक्रिया लचीली होती है। ये भी बात थोड़ा सा इनका गलत है, लचीली होती है। ऋण वसूली की प्रक्रिया सख्त तथा दृढ़ होती है। देखिए, अब ये दोनों बात जो है आमने सामने रख दी गई है कि लचीली होती है। क्या सरकार आपसे लचीली भेदभाव करती है? अगर आप एक बार पैसा जमा नहीं करते हो ना, कोरोना वायरस की बात बताता हूँ मैं। कोरोना वायरस में सरकार की तरफ से जो है ऋण जमा करने की जो अवधि थी बंद कर दी गई थी। कर दी गई थी कि नहीं, ये सबको नॉलेज है, सबको पता है कि 2-4 महीने के लिए जो था, जो भी लोन ले रखे थे उनको जो है माफ़ कर दी गई थी कि वह उस समय जमा नहीं करेंगी। ये सिस्टम थी। लेकिन जैसे कोरोना वायरस खत्म हुआ, उन्होंने रूल रेगुलेशन स्टार्ट किया, पैसे जो बाकी किस्त था लेने के लिए। आपको शायद नॉलेज होगा, जिन्होंने किस्त लिया था उनका बैंकों ने क्या किया, 1 महीने का जो फीस था एक्स्ट्रा काटा गया था। तब सरकार कहाँ थी, कहाँ सोई हुई थी सरकार उस समय? जब उन्होंने कहा कि हम ऋण अभी माफ़ कर रहे हैं, अभी बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा क्यों लिया गया? मैंने भी 75 बार बैंक से वालों से पूछा, तो वो कहते भाई आपने बैंक में जो वो कोरोना वायरस में जो पैसा नहीं जमा किया था ना, उसका आपका सूद देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। सर, हमने तो बंद नहीं किया था, सरकार ने बंद किया था। हमने अपनी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं किया था ना कि भाई मैं भी नहीं दूंगा पैसा। मेरा 2 गाड़ी का था, एक गाड़ी का तो चलो कंटिन्यू चल रहा था, उन्होंने कोई वो नहीं किया तो कंटिन्यू चल रहा था उनका पैसा। दूसरे वालों ने ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद कर दिया। तब सरकार कहाँ थी? कहते ना, इतना जब आप जनता को मुसीबत दोगे तो जनता कहाँ पैसा जमा करने की सोचेगी? आपको पता ही होना चाहिए, आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि अगर समय पे पैसा नहीं चुकाते हो सरकार को, यहाँ पर एक साफ क्लियर कहा गया है ना कि ऋण वसूली की प्रक्रिया लचीली होती है। लचीली नहीं होती है, ये सख्त होती है और दृढ़ होती है। अगर आप पैसे नहीं समय पे चुकाते हो तो सरकार के जो सरकारी बैंक होते हैं आपके घर के दरवाजे तक उठा के लेके चले जाते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लिए भी कह रहा हूँ कि लोन जो होती है सबसे बेकार होती है। आपने भी पढ़ा है कि जनसाधारण के लिए तो कम, और जो व्यापारी वर्ग उनके लिए ही होती है विशेषता। अगर आप ले लेते हो ना गरीब बंदे, अगर सब कहते हैं कि गरीब बंदों को तो रोटी कमाना भी मुश्किल पड़ जाता है, तो उनकी सिचुएशन कैसे सही रहेगा? तो आपके अगर दे दिया है, आपने सोना चांदी कुछ भी रख के ले लिया है, तो आपके घर के, मैंने कहा ना, एक ईंट तक भी बैंक उठा के लेके चली जाएगी।
ठीक है। और ये कोई दो राय नहीं, आप में से कई बंदे जो होंगे बैंक से लोन लेके आपने गाड़ी खरीदा होगा, गाड़ी की गलती से जो है किस्त नहीं चुका होगा, आपके घर पे आके बैंक वाले जो है आपके गाड़ी तक की उठा के लेके चले जाएंगे। अगर आप रोते रहोगे भाई हम चुका देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाई जो इनकी कंपनियां हैं विदेश में है, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, मल्टीनेशनल कंपनी बनाई है, विदेश की कंपनी को भारत में आमंत्रित किया है, तो वो तो क्रूरता दिखाएंगे ही ना। उसके बाद हमारा देख सकते हो ब्याज की दर। देखिए ब्याज की दर जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों पर ब्याज की दर तय की जाती है, ठीक है। ब्याज की दर जो साहूकार तय करता है तथा प्राय बहुत ऊंची होती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ हमारे जो है बैंक और जो है साहूकार में अंतर दिया गया है, ठीक है। बेशक नहीं, देखिए जो भी मैंने बोला है, कहते हैं ना, वो तो कहते हैं ना कि जो कहना करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। आपने जो एग्जाम में लिखना है वो यही बातें सब लिखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। सरकार रूल रेगुलेशन लागू कर देती है बट उसका सही से रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी मालूम एक बात है कि दूर के जो ढोल होते हैं सुहाने होते हैं, ठीक है। दूर की जो चीज़ें सरकार होती है ना, दूर से ही अपना रूल रेगुलेशन बना देती है और उनको लगता है कि सब कुछ उनके रूल रेगुलेशन से चल रहा है, तभी तो हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, देश प्रगति करेगा तभी हमारा जो है समाधान होगा, हम सही जीवन जी सकते हैं, सही रूल रेगुलेशन पे चल सकते हैं। उसके बाद हमारा है बैंकिंग की भूमिका। देखिए बैंक की क्या भूमिका है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम भी उससे भी। कहते हैं व्यवसाय तथा व्यक्तियों की निजी आवश्यकताओं के लिए बैंक धन उपलब्ध कराता है, वह राष्ट्र की जो है अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाता है। आइए हम बैंक की भूमिकाओं के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। यह जनता के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार जो उत्पादन कार्य के लिए भी धन उपलब्ध कराता है। जिन व्यक्तियों के पास जो है अतिरिक्त धन है और जिन व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायिक कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, उनके बीच जो है मध्यस्थ का कार्य भी बैंक करती है। कहते हैं चेक द्वारा धन की प्राप्ति और भुगतान के माध्यम से यह व्यावसायिक व्यवहारों को सुविधाजनक बना दिया गया है, यानी काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है। उसके बाद कहते हैं कि जो है व्यवसायों को यह अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के जो है ऋण तथा जो सामग्री भुगतान प्रदान भी करता है। उसके बाद है आय निर्यात व्यवहारों को भी सरल बनाता है, यानी आयात और निर्यात को भी बहुत, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बहुत ही ईजी बनाता है। किसानों, लघु उद्योग और जो है स्वयं बेरोजगार करने वाले व्यक्तियों तथा बड़े उद्योग घराने को भी यह जो है साख प्रदान कर राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है, जिससे देश का संतुलन आर्थिक विकास होता है। उपभोग की टिकाऊ वस्तुएं जैसे मकान, मोटर गाड़ी आदि के क्रम जो है क्रय करने के लिए भी ऋण प्रदान कर जनसाधारण के जो है रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में भी मदद करता है। तो बैंक जो है कई हद तक सुविधाजनक है, लेकिन कहते हैं ना आज बैंक जो है सरकार की बेरुखी की वजह से जो है सही रास्ते पे नहीं चल रहा है और उनके रूल रेगुलेशन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना हम दूसरे व्यक्तियों सरकार को कोस कुछ नहीं होता है, जब तक बैंक के जो व्यक्ति हैं वो खुद ही अपना विचारधारा चेंज नहीं करते हैं तब तक जो है कुछ भी होना। क्योंकि देखिए दोस्तों, बैंक जो होता है एक ऐसा संस्था है जहां पर आपके जो लोग होते हैं वो खून पसीने कमा के पैसे बैंक में डालने जाते हैं। अगर बैंक में बेरुखी सी बातें होगी तो वो अपना मेहनत, जिन्होंने मेहनत कर कर के पैसा इकट्ठा किया है, वो बैंक में जमा क्यों करेंगे, ठीक है। और जब निकालने आप पैसा जाओ तो तरह तरह की बकवास सुनने को मिलता है, तो उसमें बैंक में लोग जाकर क्यों जमा करेंगे। तो सरकार को इसको चाहिए ना, आपको पता है कि कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था होता है वो बैंक पे निर्भर करता है। अगर बैंक में पैसा जमा रहेगा तभी सरकार के जो है अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। लेकिन सरकार जो है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान बिल्कुल दे ही नहीं रही है, इन पे देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो है, कहते हैं ना बैंक में तो लोगों को आकर्षित करने की सिस्टम बनाना चाहिए कि लोग आएँ और अपना जो कीमती पैसे जो मेहनत से कमा के आए हैं वो जमा करें और उनके पैसे से जो है कर्मचारी फ़ायदा उठाएं, उनको देश की भलाई में लगाएं और फिर समय आने पर उनको समय पे पैसा दे देने का जो प्रावधान है वो होना चाहिए और इसमें किसी तरह का विलंबित नहीं होना चाहिए। तब जाके जो है हमारा जो देश तरक्की के उस कसौटी पे पहुंचेगा जिसके सपना हर एक भारतीयों ने देख रहे हैं और जहां तक कि लोग देखते हैं। उसके बाद है बैंक के प्रकार। आप देख सकते हो कि बैंक के बहुत से प्रकार होते हैं। कहते हैं बैंकों के प्रकार हमारे देश में विभिन्न प्रकार के बैंक कार्य करते हैं जो कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि में लगे विभिन्न वर्गों के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कार्य के आधार पर जो है भारत के बैंकिंग संस्थाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी बैंक के प्रकार। देखिए एक जो होता है केंद्रीय बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों का बैंक है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा बैंक यही कहलाता है। उसका विकास बैंक, सहायक बैंक, विशिष्ट बैंक।
अब इसमें जो है एक्स बैंक एडविट नबार्ड, यानी वाणिज्यिक बैंक में होता है सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए बैंक होता है, निजी क्षेत्र के लिए बैंक, विदेशी बैंक। उसका सहकारी बैंक जो होता है प्राथमिक सहकारी समिति, राज्य सरकारी बैंक, केंद्रीय सरकारी बैंक। कहते हैं इतने सारे बैंक हो जाने के बाद भी इंडिया में आज इंडिया के जो दुर्भाग्य है वो उसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप एक रिसर्च के हिसाब से देखोगे ना तो कोरोना वायरस के समय दौरान इंडिया के जो है कहते हैं बहुत से उद्योगपतियों ने विदेश में पैसा अपना जो है ट्रांसफर किया है। तो यही बात है ना, हमारे अपने बैंक से विश्वास उठ गया है, हमारे देश के बैंकों में जमा होता तो शायद हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूत भी होता। उसके पश्चात है केंद्रीय बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक जो है बैंकों का बैंक है इंडिया के लिए, ठीक है। देश की बैंकिंग प्रणाली के नियम एवं जो है निर्देश प्रदान करने वाले बैंक जो है केंद्रीय बैंक कहलाते हैं, उसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं। इस प्रकार के बैंक सामान्य जनता के साथ व्यवहार नहीं करते, वो मुख्यतः सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी बैंकों के जमा खाते का रिकॉर्ड रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन बैंकों को धन प्रदान भी करते हैं। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को निर्देश भी प्रदान भी करता है तथा जब कभी उसकी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी निकालता है। अतः इसे हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। कहते हैं केंद्रीय बैंक सरकारी आय और खर्च का है जो विभिन्न मदों में होते हैं, रिकॉर्ड भी रखता है। ये सरकार की मौद्रिक तथा खास नीतियों पर जो है परामर्श देता है तथा बैंक जमा राशि और दिए जाने वाले ऋण में जो है ब्याज दर में निर्धारित करती है। यानी सारा निर्धारण करना जो है भारतीय रिजर्व बैंक की भी है। इसके अतिरिक्त बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है पत्र मुद्रा यानी करेंसी नोट्स का निर्गमन करना, यानी करेंसी नोट जो है छापती है वो जो है केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक की छापती है। देश में उनके चलन के नियम के लिए विभिन्न जो है विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक देश में मुद्रित नियम का कार्य नहीं करती है। यानी जो है भारतीय रिजर्व बैंक है वही बैंक जो है सभी रूल रेगुलेशन की जो भारत में चलती है उसको सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। यानी कह सकते हो जो भारतीय रिजर्व बैंक है हर तरह से जो है लोगों के लिए सुख सुविधाओं को प्रदान करती है और उनके रूल रेगुलेशन भी की जाती है। देखिए दोस्तों ये नहीं जानिएगा कि हमारे देश में देखिए बैंक जो है बहुत से रूल रेगुलेशन अच्छे बनाए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सारे जो नियम रेगुलेशन है वो सिर्फ बातों में ही होती है, किताबों में ही होती है, जो आप वास्तविकता में जाओगे वो नज़र नहीं आती है। तभी तो मैंने बात कहा अगर जो भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी सब होते हैं उनको जो रूल रेगुलेशन बनाई गई हर बैंक में रूल रेगुलेशन लागू करना चाहिए। कहते रूल तो बना दी जाती है लेकिन पालन कोई नहीं करता इस बैंक रूल रेगुलेशन को, सब जो है अपना मनमानी चलाते हैं। तभी तो कहते हैं हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। कहते हैं अगर बच्चे 4 हैं बच्चे 5 हैं तो सरकार का मतलब होता है कि सबको साथ में लेके चले, ठीक है। लेकिन सरकार कहाँ करती है, किसी बैंक के लिए वो कुछ और सुविधा दे रही है, किसी को कुछ और सुविधा दे रही है, सब अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक की जो सुविधाएं हैं आने वाला समय में देखना इसकी क्या दुर्दशा होती है। उसके पश्चात जो हमारा है जो वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, देखिए कमर्शियल बैंक का भी अपना एक महत्व होता है। कहते हैं वाणिज्यिक बैंक एक ऐसा बैंक संस्था है जो जनता से जो है जमा धन स्वीकार करता है तथा अपने ग्राहकों को अल्प अवधि के ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है। अल्प अवधि के ऋण की प्रदान करने के जो है वाणिज्यिक बैंक या व्यवसायिक उपकरणों के मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि के ऋण भी प्रदान करता है। आजकल कुछ वाणिज्यिक बैंक जो है व्यक्तियों को जो है दीर्घकालीन ऋण जो गृह ऋण भी देने लगे हैं। वाणिज्यिक बैंकों की ओर से बहुत से कार्य हैं जिनकी चर्चा हम पाठ में करेंगे और समझेंगे कि कौन सी बैंक जो है किस लिए उपयोगी है। तो वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार जो है इसमें वाणिज्यिक बैंक को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एक है निजी क्षेत्र के बैंक और एक है विदेशी बैंक। देखिए सबसे पहले हमारा आता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ये ऐसे बैंक है जिनमें अधिकांश साझा यानी स्टॉक भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। सार्वजनिक बैंक के उदाहरण जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक आदि। तो बहुत से बैंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना वैल्यू रखता है। उसके पश्चात हमारे पास है निजी बैंक, ठीक है। निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों में अंश जो है पूंजी का अधिकांश भाग निजी व्यक्तियों द्वारा अभिदत्त यानी सब्सक्राइब किया जाता है। ये बैंक सीमित दायित्व वाले कर्मचारियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए जो है बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, लाल कृष्ण बैंक लिमिटेड, भारतीय ओवरलीज बैंक लिमिटेड आदि। तो कहते हैं बैंक की जो है कुछ कमी नहीं है, बैंक तो इतने सारे हैं कि आप गिनती करना ही भूल जाओगे। उसके बाद विदेशी
विदेशी बैंक भी हैं, ये बैंक पंजीकृत होते हैं और इनका मुख्यालय विदेश में होते हैं, यानी जो है विदेश से भारत में जो है वो चला रहे होते हैं। तो ऐसा ही होगा ना, अपना धन विदेश की तरफ जाएगा। तो बहुत से विदेशी बैंक भी भारत में आके बसे हुए हैं, किंतु हमारे देश में इसकी शाखाएं कार्य करती है। हमारे देश में कार्यरत ऐसे कुछ बैंक के नाम हैं: हांगकांग बैंक, संघीय बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंड एंड चार्टर्स बैंक, फेडरल बैंक आदि। कहते 1991 ईस्वी में वित्त क्षेत्र के उपरांत भारत देश में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो इसलिए होगी कि उनको भी पता है कि भारत के लोग जो है कितने महान हैं और ये पैसे कहाँ जमा करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है विदेश के भी काफ़ी रुझान जो है इंडिया के जो है अर्थव्यवस्था में रहा है, और शायद आधे से अधिक जो है अर्थव्यवस्था इनके ही हाथ में है, जिसके वजह से भारत के जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है विकास बैंक। देखिए, विकास बैंक जो है मशीन तथा उपकरणों का क्रम करने और आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करने अथवा जो है विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यवसाय में प्रायः मध्यस्थ से दीर्घ अवधि तक के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की वित्तीय सहायता विकास बैंक प्रदान करते हैं। वे विकास के लिए अन्य उपाय को भी अपनाते हैं, जैसे जो है कंपनियों द्वारा निर्मित अंशों और ऋण पत्रों में अंशदान करना, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम यानी IFCI और राज्य वित्तीय निगम यानी SBCS भारत विकास बैंक के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद हमारे पास है सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी बैंक एक ऐसी वित्तीय इकाई है जो अपने उद्देश्य सदस्य से संबंधित है, जो अपने बैंक के स्वामी होने के साथ साथ उसके ग्राहक भी हैं। सहकारी बैंक सामान्य उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं अथवा एक ही जो है पेशेवर वर्ग में संबंधित होते हैं अथवा सामान्य हित रखते हैं। सहकारी बैंक सामान्य अपने सदस्यों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं का एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध भी कराते हैं। जो लोग अपने आपसी हितों के संयुक्त रूप से पूरा करना चाहते हैं वो प्रायः सहकारी समिति कानून के अंतर्गत एक सहकारी संगठन कर लेते हैं। जब एक सहकारी समिति बैंकिंग व्यवसाय करने लगती है तो उसे सहकारी बैंक भी कहा जाता है। ऐसी समिति को व्यवसाय शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से एक लाइसेंस लेना होता है। किसी भी सहकारी बैंक की समिति के रूप में कार्य करने के लिए जिले अथवा राज्य की सहकारी समिति पंजीकृत की पुण्य निगरानी में कार्य करना होता है। बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए जो है सीमित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए निगमित किए जाने वाले नियम तथा निर्देशों का अनुपालन करना होता है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक ने रूल रेगुलेशन बनाया है उसको पालन करना उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात हमारे पास है सहकारी बैंक के प्रकार। देखिए, हमारे देश में 3 प्रकार के सहकारी बैंक कार्यरत हैं। ये प्राथमिक शाखा समिति हो सकती है, राज्य सहकारी बैंक हो सकती है, केंद्रीय सहकारी बैंक हो सकती है। ये बैंक 3 स्तरों पर गठित होते हैं: ग्राम अथवा नगर पर, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर। तो कई जगहों पर जो है इनका अपना कार्य विस्तृत रहती है। उसके बाद है सबसे पहले आता है प्राथमिक शाखा समितियां। ये समितियां ग्राम अथवा नगर के स्तर पर गठित की जाती है। इसके जो सदस्य ऋण लेने वाले तथा ऋण जो गैर ऋण लेने वाले होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं, जो एक ही क्षेत्र में रहने वाले होते हैं। प्रत्येक समिति का जो है कार्यकलाप वहीं तक सीमित होती है जिससे सदस्य एक दूसरे की जो जानकारी भी प्राप्त कर सकें तथा सभी सदस्य जो है कार्यों की निगरानी करके धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो देखिए, हर जगह जो है रूल रेगुलेशन पूरे बने हुए हैं, ठीक है। रूल रेगुलेशन चलाने वाले को ये सब बातें समझने की आवश्यकता है। उसके बाद केंद्रीय सहकारी बैंक। ये बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं और उसी जिले में कार्यालय, श्रमिक शाखा समिति इन बैंकों के सदस्य होते हैं। ये बैंक अपने सदस्य अर्थात प्राथमिक शाखा समिति के ऋण प्रदान करते हैं और प्राथमिक शाखा समिति तथा राज्य सहकारी बैंक के बीच एक कड़ी का कार्य भी करते हैं। उसके पश्चात हमारा पास है राज्य सहकारी बैंक। देखिए, ये शीर्ष या उच्चतम स्तर सहकारी बैंक हैं जो देश के सभी राज्यों में स्थापित है। वे धन का संग्रह करते हैं तथा उसकी सभी उचित विधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो है वितरित करने में सहायता भी होती है। राज्य सहकारी बैंक धन केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जो है प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से ऋण लेने वाले तक पहुंचाता है, यानी जो भी ऋण लेता है उस तक ये पैसे को पहुंचाने में अग्रसर होता है। उसके पश्चात हमारा विशिष्ट बैंक है। कुछ ऐसे बैंक भी है जिनका कार्य विशिष्ट कार्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले व्यवसाय की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। कहते हैं एग्जिट बैंक, सिडबी और नबार्ड जैसे बैंकों के उदाहरण हैं। ये किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र में अपने
को लगाते हैं और इस प्रकार के विशिष्ट बैंक कहलाते हैं। आइए इन बैंकों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश हम करें। जैसे भारत का आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक, यदि आप अपने देश के विदेशी से निर्यात करने अथवा विदेश से आयात करने के लिए कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो तो जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है आपके आवश्यक जानकारी तथा सहायता प्रदान करती है। ये बैंक जो है निर्यातकों तथा आयातकों को ऋण देती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विषय में सूचना भी प्रदान करती है। यह निर्यात अथवा आयात के अवसरों अन्य नीति जोखिम तथा प्रतियोगिता आदि संबंधी जानकारी भी प्रदान करती है। उसके पश्चात है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देखिए, यदि आप एक व्यवसाय अथवा उद्योग की लघु इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सिडबी आसान शर्त पर ऋण दे सकता है। लघु उद्योग इकाई के जो है आधुनिकीकरण करने के नवीन तकनीक का प्रयोग करने का जो विलंब संबंधी कार्यों के लिए भी यह वित्तीय जो है सहायता प्रदान करता है। सिडबी का जो है उद्देश्य लघु उद्योग का जो है प्रसार करना है, ठीक है, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उनका विकास करना भी उनका प्राथमिकता होती है। उसके बाद है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक। देखिए, नबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय सहायता देने वाले एक केंद्रीय अथवा शीर्ष स्थान है। यदि कोई व्यक्ति कृषि कार्य तथा अन्य कार्य जैसे कि हथ कढ़ाई द्वारा बुनाई मत्स्य पालन आदि में लगा हुआ है तो नबार्ड उसे अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के दोनों प्रकार की शाख प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता विशेष रूप से सहकारी शाख कृषि और लघु उद्योग कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग पे होता है। हस्तशिल्प और संबंधी आर्थिक कार्य के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रदान करता है। उसके पश्चात आता है वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। देखिए, वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, जो इकोनॉमिकल्स जो होती है उनकी बहुत जरूरी होती है। वाणिज्यिक बैंक के कार्य के मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्राथमिक कार्य होता है और एक द्वितीय कार्य होता है। सबसे पहले हमारा आता है प्राथमिक कार्य। देखिए, ये मुख्य कार्य हैं जो प्रत्येक बैंक के अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं तथा अथवा हम कह सकते हैं कि जो संगठन इन कार्यों को करते हैं उन्हें हम बैंक कहते हैं। तो बात तो सही है कि जो रेगुलेशन लागू करता है उसे बैंक कहा जाता है। एक वाणिज्यिक बैंक की जो है प्रथम कार्य में शामिल है जमा राशि स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना। तो सभी की ही बैंक का जो है रूल रेगुलेशन यही होती है। उसके बाद जमा राशि स्वीकार करने में क्या आता है। देखिए, एक वाणिज्यिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जनता से जमा राशि एकत्र करना, जिससे लोगों की आय तथा बचत अधिक उनके लिए धन को है बैंकों में जमा कराना आसान होता है। जमा की प्रकृति के जो अनुसार जमा की गई राशि पर ब्याज भी मिलती है। इस प्रकार बैंक के पास जो है जमा राशि वाणिज्यिक बैंक की रकम के साथ बढ़ती चली जाती है। ब्याज की दर ऊंची होने पर जनता की जो है बैंक में जो है अधिक राशि जमा कराने की प्रेरणा भी मिलती है। बैंक के पास जमा राशि सुरक्षित भी रहती है। उसके पश्चात हमारा है ऋण तथा आगामी प्रदान करना। देखिए, एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो है दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण देना, अग्रिम प्रदान करना। ये ऋण तथा अग्रिम जनता का व्यवसाय संगठन को दिए जाते हैं, जिनका जो है ब्याज की दर विभिन्न जमा राशि खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से ऊंची होती है। ऋण तथा अग्रिम पर दी जाने वाली ब्याज की दर ऋण के उद्देश्य तथा अवधि और ऋण भुगतान की विधि पर निर्भर करता है, अंततः यह भिन्न भिन्न हो सकती है। सबसे पहले तो आता है ऋण। देखिए, ऋण के बारे में तो आपको पता ही है, जिसे हम कहते हैं ब्याज पे लेना। ऋण एक जो है निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। सामान्यतः व्यावसायिक बैंक अल्प अवधि ऋण भी देते हैं, किंतु अवधि ऋण जो है यानी टर्म लोन्स, ठीक है, ब्याज लोन, ठीक है, अर्थात एक वर्ष से अधिक ऋण के लिए भी ऋण दिए जा सकते हैं। कहते हैं ऋण की संपूर्ण रकम एक जो है मुफ्त में भी दी जा सकती है और जो है किस्तों में भी दी जा सकती है। यानी ऋण साधारण कुछ परिस्थितियों की जमानत के आधार पर ही दिए जाते हैं। सामान्य ऋण का भुगतान किस्तों में ही होती है, किंतु यह एक मुश्त रकम में भी भुगतान किया जा सकता है। यानी ऋण जो है लोन जो है बहुत ही आसान तरीके से लिया जाता है और इसको कोई ना कोई रूप में आपको इसको देने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऋण की एक शाखाएं होती है। उसके बाद है अग्रिम। तो ये अग्रिम एक जो है साख सुविधाएं हैं जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। यह सुविधाएं ऋण से इन अर्थ में भिन्न भिन्न होते हैं कि ऋण लंबी अवधि के लिए दिए जा सकते हैं, जबकि अग्रिम अल्प अवधि होते हैं। फिर अग्रिम देने का जो उद्देश्य होता है व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अग्रिम पर लिए जाने वाले ब्याज विभिन्न बैंकों में विभिन्न होता है। ब्याज ली गई राशि पर लगाया जाता है एवं स्वीकार भी किया जाता है। तो इस तरह से जो है बैंकों का जो है महत्वपूर्ण
कार्य होता है। उसके बाद अग्रिम के प्रकार नगद खाक अधिविकल्प तथा विकल्पों के भुनने और माध्यम से बैंक अल्प अवधि के वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। सबसे पहले तो हमारा यही आता है नगद साख। देखिए ये एक सुविधा है जिसमें बैंक ग्राहकों को एक निर्धारित राशि निकालने की स्वीकृति देता है। यह निर्धारित राशि जो है ग्राहकों के खाते में जमा भी की जाती है। ग्राहक इस राशि को आवश्यकता के अनुसार खाते से निकाल सकता है। निकाली गई जो वास्तविक राशि पर जो है ब्याज लगाया जाता है। ग्राहक के साथ तय हुए शर्तों एवं निबंध के अनुसार नगद जो है साख प्रदान भी की जाती है। उसके बाद अधिविकल्प कहते हैं अधिविकल्प भी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सुविधाएं है। एक ग्राहक को जिसका बैंक में चालू खाता होता है खाते में जमा राशि से अधिक रकम निकालने का अधिकार मिल जाता है। यह एक थोड़ा समय की सुविधा होती है। अधिविकसित की सुविधाओं में एक साधारण राशि सीमा तय कर दी जाती है जो परिसंपत्ति की जमानत पर अर्थात व्यक्तिगत जमानत पर अथवा दोनों ही प्रकार से प्रदान किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारा है बिल भुनाना। देखिए बैंक जो थी अल्प अवधि वित्तीय सुविधा बिलों के भुनाने के माध्यम से ही प्रदान करती है, अर्थात बिल के जो प्रवृत्त होने से पूर्व भी बिल की राशि का भुगतान कर देता है। इस राशि से वह निश्चित दर से जो है बट्टा काट ली जाती है। ठीक है, पार्टी को बिल भुगतान की तिथि तथा राशि के लिए रुकना नहीं पड़ता है। जब कभी कोई बिल देय तिथि पर अनुदानित हो जाती है तो बैंक ग्राहक से बिल की रकम वसूल कर सकती है। तो इस तरह से जो है बैंकों का कार्य रहता है। उसके बाद द्वितीय कार्य जमा राशि स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के प्राथमिक कार्य के अलावा बैंक बहुत से अन्य कार्य भी करता है जिन्हें हम द्वितीय कार्य भी कहा जाता है। ये कार्य आपको निम्न हो सकते हैं। ये कार्य होते हैं क्या? देखिए साख पत्र और ट्रैवल चेक आदि निर्मित करना, जेवरात महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा प्रतिभूतियों के सेफ डिपॉजिट खाने और आलकस के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना, ग्राहकों को विदेशी मुद्राओं की सुविधा प्रदान करना और एक खाते से दूसरे खाते में तथा बैंक की एक शाखा से दूसरे शाखा को चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम द्वारा जो है रुपया हस्ताक्षर करना, किसी मशीन मोटर गाड़ी और वस्तु के उधार क्रम पर अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी प्रदान करना। तो ये सारे जो होते हैं उनके कार्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। हमारा है आगे का टॉपिक वह है केंद्रीय बैंक की। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को पहले ही से स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1934 में संशोधित करके की गई थी। यानी कह सकते हो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन कहते हैं कि ये पहले ही संशोधित हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में संशोधित करके की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय आरंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, परंतु बाद में जो 1937 में ठीक है इसे जो है मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां नीति बनाई जाती है और गवर्नर बैठते हैं। यदि पहले ये प्राइवेट अधिग्रहण में था, परंतु जो राष्ट्रीयकृत होने पर ये 1949 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और इसका मुख्य कार्य बैंक की दिशा निर्देश जारी करना, समय समय पर स्थानीय सहकारी बैंक की सहायता करना और केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी आदेशों का पालन करना रखा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है केंद्रीय बैंक के लिए। उसके बाद बैंक जमा खाता। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि बैंक के मुख्य कार्य उन जन साधारण से जमा राशि स्वीकार करके उसे जो है व्यवसायी तथा अन्य ऋण की आवश्यकता है को उधार देना होता है। वास्तव में जो धन बैंक को जमा किया जाता है वह अधिकतम व्यक्तियों को बचाया गया धन होती है। आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो धन बैंक के पास होती है वो उन मजदूर या उन लोगों की होती है जिन्होंने अपने परिश्रम से पैसा इकट्ठा करते हैं और बैंक में जमा इसलिए करते हैं कि समय आने पर उनको प्राप्त हो जाए और समय आने पर वो उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो यही बात यहाँ भी बताई जा रही है। यदि कोई धन कमाता है तथा उसकी नियमित आमदनी है और वह न केवल इसे दिन प्रतिदिन के व्यय में भी खर्च करता है, वह अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी उसका थोड़ा सा भाग बचाने का प्रयत्न भी करता है। कहते हैं कि धन भविष्य में विभिन्न मदों जैसे बीमार होने की स्थिति में, दवाई के लिए, शादी के व्यय के लिए अथवा बच्चों की पढ़ाई के लिए अथवा धार्मिक उत्सव इत्यादि के लिए जो है बचाया जाता है।
बचाए गए धन के घर में रखा जा सकता है, परंतु घर में रखने से क्या वह सुरक्षित रहेगा? इसकी चोरी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त बचाया गया धन घर में किसी आमदनी के बगैर बेकार पड़ा रहेगा। इसलिए व्यक्तियों अपनी बचत को ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां वह सुरक्षित रहे तथा उससे कुछ कमाई भी कर सके। बैंक ऐसे स्थान है जहां धन एक बार जमा करने से सुरक्षित रहता है तथा उसे ब्याज भी मिलती रहती है। इस पार्ट में हम जो है जमा खाते हैं जो हम बैंकों में खोल सकते हैं, यानी हम जमा खाते रखते हैं और बैंकों में इसको जमा खाता खोल सकते हैं और के प्रकार से विषय में पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि एक बचत खाता कैसे खोला जाता है और इसको तथा परिचालित किस प्रकार इसको किया जाता है। तो बैंक में खाता कैसे खुलना है इस प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कि बैंक जमा खातों के प्रकार। आखिर बैंक जमा खातों के प्रकार क्या है? कहते बैंक जमा विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति करता है। कुछ व्यक्ति नियमित रूप से नहीं बचा सकते हैं, वह बैंक में धन तभी जमा करते हैं जब उनकी अतिरिक्त आमदनी होती है। तो बात तो सही भी है, जब तक आपके पास आमदनी नहीं होगी तो आप जमा कहाँ से कर लोगे? तब जमा का उद्देश्य धन को भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखना होता है। कुछ व्यक्ति जो है बैंक में धन को लंबे समय के लिए जमा करना चाहते हैं ताकि वो ब्याज कमा सकें अथवा अपनी बचत को ब्याज सहित जो है पहले सुरक्षित के लिए तथा वृद्धावस्था के लिए अस्पताल के व्यय चुकाने के लिए भी संदर्भित कर सके। इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए बैंक विभिन्न प्रकार के जमा खाते खोलने की सुविधा प्रदान भी करता है जो लोगों को विभिन्न उद्देश्य और सुविधाओं के अनुकूल भी होते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। उसके बाद उद्देश्य की पूर्ति के आधार पर बैंक जमा खातों को निम्न भागों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन कौन से भाग हैं देखते हैं। पहला हमारा यही आता है बचत बैंक खाता, दूसरा आता है चालू जमा खाता, तीसरा आता है सावधि जमा खाता, उसके बाद है आवर्ती जमा खाता। तो ये जो 4 खाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना और समझना भी हमारी आवश्यकता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही आता है बचत बैंक खाता। यदि किसी व्यक्ति की आमदनी सीमित है तथा वो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन बचाना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए बचत बैंक खाता सबसे अधिक उपयुक्त है। इस खाते की प्रारंभिक न्यूनतम जमा राशि जो विभिन्न बैंकों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, जमा करके खोला जा सकता है। इस खातों में धन किसी समय भी जमा कराया जा सकता है और इसमें से धन या तो रुपया निकालने वाले फॉर्म अथवा चेक जारी करके अथवा एटीएम कार्ड द्वारा भी निकाला जा सकता है। साधारण बैंक इस खाते से धन निकालने की संख्या पर प्रतिबंधित लगाते हैं। ब्याज इस खाते में जमा की गई राशि के शेष पर किया जाता है और बचत बैंक खाते पर जो है ब्याज की दर विभिन्न बैंकों में विभिन्न हो सकती है। यह समय समय पर बदलती ही रहती है। इस खातों में बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेष रखना पड़ता है। उसके बाद हमारा चालू जमा खाता। देखिए बड़े व्यवसायिक कंपनी तथा स्कूल कॉलेज तथा अस्पताल जैसी संस्थाओं को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना होता है। क्योंकि बचत बैंक खाते के धन निकालने की संख्या पर प्रतिबंधित होती है, इसलिए यह खाता उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए एक ऐसे खाते की आवश्यकता होती है जिससे वे कितनी बार ही धन निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक चालू खाता खोलते हैं। बचत बैंक खाते की जो तरह इस खाते में भी खाता खोलते समय एक निश्चित न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। इस जमा खाते में बैंक जो है शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं देती है। अतुल जो है खातेधारी को जो है प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि परिचालन व्यय के रूप में देनी होती है। खाता जो है तय धारकों की सुविधाओं के लिए बैंक जमा शेष से अधिक राशि निकालने की अनुमति भी देता है। इस सुविधाओं से जो है अधिविकर्ष सुविधाएं कहते हैं। ये सुविधाएं कुछ विशेष ग्राहकों को बैंकों से पहले ही करार करने पर निश्चित या सीमा राशि के लिए दी जाती है, यानी पहले ही इनके साथ करार कर ली जाती है तब जाके बैंक को जो है ओपन किया जाता है। उसके पश्चात हमारा है सावधि जमा खाता। देखिए सावधि खाता भी कहलाता है। बहुत बार व्यक्ति लंबे समय के लिए धन बचाते हैं। इस धन को बचत बैंक खाते में जमा कराया जाए तो बैंक कम दर पर ब्याज देते हैं, इसलिए धन की सावधि जमा खाते में जमा कराया जा सकता है। कहते हैं इस प्रकार के जमा खाते में राशि एक निश्चित समय के लिए जमा कराए जाते हैं और यह अंतराल 15 दिन से 3 वर्ष अथवा अधिक भी हो सकती है। इन दौरान जो है राशि निकालने की अनुमति नहीं होती है। हाँ, जमाकर्ता की प्रार्थना पर वो परिपक्वता से पहले राशि प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा ही होगा एक निश्चित अवधि के लिए जो जमा कर दी जाती है पैसे। इस स्थिति में बैंक मिलने वाली ब्याज की दर कम ब्याज देते हैं।
समाप्ति जमा खाते के ब्याज की राशि को निश्चित समय अंतराल में निकाला जा सकता है। अवधि की समाप्ति पर जमा राशि निकाली जा सकती है अथवा इसका निश्चित अवधि के लिए जो है नवीनीकरण कराया जा सकता है, यानी दोबारा जो है आप रीस्टार्ट कर सकती हो। बैंक समाप्ति जमा की रसीद की जमानत पर ऋण देते हैं, यानी आप जो है उसको आपको वो एक रसीद देंगे जिसको आपको संभाल के रखना होता है। उसके पश्चात हमारा है आवर्ती जमा खाता। कि इस प्रकार का खाता उनके लिए उपयुक्त है जो नियमित रूप से बचत करते हैं तथा एक निश्चित समय के लिए जो है राशि जमा करके अच्छी ब्याज कमाने की आशा करते हैं। इस खाते की खोलते समय किसी व्यक्ति को एक निश्चित राशि प्रत्येक माह एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराने की समझौता करना पड़ता है। अवधि को पूरा होने पर समस्त जमा की गई राशि कमाए गए ब्याज की सहित देय होती है। जमाकर्ता को निश्चित अवधि के समाप्त होने से पहले खाता बंद करने की अनुमति है तथा वह उस समय तक की जमा की गई राशि तथा ब्याज की राशि प्राप्त कर सकता है। खातों को जो है व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से भी अथवा ब्याज की स्थिति में अभिभावक द्वारा भी खोला जा सकता है, यानी आप बच्चों के साथ भी ये खाता को खुलवा सकती हो। इस खाते में जमा की राशि पर बचत बैंक खाते से अधिक परंतु सर्वाधिक खाते पर उसी अवधि के लिए दिए जाने वाले जो है ब्याज से कम ब्याज मिलता है। उसके पश्चात हमारे पास है बचत बैंक खाते कैसे खोले जाते हैं। कहते हैं बचत बैंक खाते कैसे खोले जाते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। बचत बैंक खाते जो होते हैं आज के समय में अगर देखा जाए तो वो बैंकों पर निर्भर करता है कि किसको वो ग्राहक बनाना चाहते हैं और किसको नहीं बनाना चाहते हैं। कोई बड़े आदमी चले जाते हैं तो फटाक से उनके खाता खोल देते हैं, कोई गरीब बंदे चले जाते हैं तो उनके जो है चप्पल को घिसवा देते हैं। ये दोस्तों कोई ऐसे मरगत बनाया हुआ कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे ये कंप्लेन भी किया है कि जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बच्चे के भी खाते नहीं खोलते हैं, तरह तरह से उनको दौड़ाते हैं, उनको जो है प्रताड़ना देते हैं और हर तरह के जो है बार बार उनको दौड़ाते हैं, आज नहीं अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते नहीं, वो आते हैं। दोस्तों ये बैंक की नहीं होती है नीति। अगर ऐसा बैंक का नीति रहेगा तो देखिए सबसे पहले तो बैंक का एक ही रूल होता है कि ग्राहकों को अपने विश्वास दिलाना कि आप जो हो हर समय लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हो, आपके पैसा जो है हम सुरक्षित रखेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, आज बैंक सुरक्षित नहीं कर रही है। तो इस पे सरकार को जो विश्वास उठ रहा है उस पर सरकार को विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। लोग पर जब तक विश्वास नहीं आएगी तब तक जो है बैंक में पैसा जमा नहीं होगा और देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलना संभव नहीं है। तो वही बात यहाँ भी कहा गया कि बचत बैंक खाते कैसे खोले जाते हैं। किसी वर्जित बैंक में बचत खाता खोलने के लिए आपको सर्वप्रथम यह तय करना होता है कि आप आरंभ में कितनी धनराशि जमा कराना चाहते हो। अपने नज़दीकी बैंक से पूछताछ कर सकते हो तथा मालूम कर सकते हो कि बचत बैंक जमा खाते खोलने की न्यूनतम जो राशि क्या है। आपको इतनी यदि आप चाहते हैं, आपको इतनी बात याद रखना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे अधिक धनराशि होगी। अन्य किसी बैंक जो है अर्थात बैंक की जो है किसी शाखा में घुसने पर आपको एक पूछताछ खिड़की अथवा एक खिड़की जिस पर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं का बोर्ड लगा रहता है दिखाई देगा, जहां आप पूछताछ कर सकते हो। जमा की न्यूनतम राशि जानने के पश्चात आपको बचत बैंक खाते खोलने के लिए आवेदन पत्र मंगाना चाहिए। आपको इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, तब आपके निम्न कदम उठाने चाहिए। देखिए दोस्तों एक बात तो यहाँ पर बहुत ही अधूरी कही गई है। आपको पता है कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा या आपके साथ व्यतीत भी होगा कि एसबीआई बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उन्होंने धनराशि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि आपको जो है कुछ धनराशि जमा करना पड़ेगा। पहले तो जीरो अकाउंट पे भी खोली जाती थी, 500 में भी खोली जाती थी, और कुछ दिन के पश्चात सरकार ने बैंक को लूटने के लिए एक रूल चला दी थी जिसमें उनमें 2000 रुपये जिसके खाते में नहीं थे, इसमें आरबीआई भी थी, सारे लोगों की जो धनराशि काटने लग गई थी और काट भी रही है। कहते 2000 रुपये नहीं होगा तो काटना स्टार्ट कर देंगे। तो वही तो बात आ गई सामने। आप गरीब हो, आप एक एक रुपया इकट्ठा करके 2000 रुपया पूरा करती हो, और वो क्या करते हैं अपने रूल रेगुलेशन बना के आपके सारे 2000 रुपया एक ही बार में चपट कर जाते हैं। तो वही हो गया ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। उनके हम पैसे जमा कर दिए तो उन्होंने नया रूल रेगुलेशन लगा के सारे पैसे जो है धीरे धीरे काट लेंगे। कई बैंक वालों ने क्या हुआ था, आरबीआई में बहुत से बंदों ने बैंक खुलवाए थे, बहुत से बैंक थे, ठीक है, रिजर्व जो भारतीय बैंक में खुलवाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सभी ने बैंक बंद भी करवा दिया। इवन कि हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ कि उनके पैसे जो थे उसमें पैसा था 2000 से कम रखे हुए थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे उसको पैसे को ना 500 में कन्वर्ट कर दिया। तो मजबूरन हमें क्या हुआ, खाता बंद करवाना पड़ गया।
तो ऐसे कई व्यक्तियों के साथ हुआ है। और आजकल जो है एसबीआई के जो है बहुत से जो ब्रांच है, बहुत से बैंक है, बहुत से बैंक आप देखिएगा जहां पर उन्होंने क्या कर दिया है, धनराशि जमा करने की लिमिट कर दी गई है कि आप इतनी धनराशि अगर आपके बैंक खाते में नहीं होगा तो आपके धन की जो राशि है काट ली जाएगी और धीरे धीरे डिडक्ट करते जाइएगा। तो आप भी अपने बैंक के खाता चेक करवा लीजिएगा, अगर नहीं करवाए होंगे तो क्या पता धनराशि जो है आपको 0 रुपीस में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए। तो जितना खुलवाने में लगा था उतना बैंक आपको काट लिया होगा। आज जो है रूल रेगुलेशन इतनी जल्दी चेंज होती जा रही है ना कि लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। हर दिन एक नया रूल रेगुलेशन लेके सरकार आ जाती है, जो है लोगों पे जो है पत्थर फोड़ देती है। अरे भाई इतना चेंजेस आप करोगे तो लोगों की क्या दशा होगी। कौन पैसा जमा करवाना चाहेगा बैंक में। आपको पता है एक मजदूर जो होता है अगर 500 रुपया कमाता है तो एक प्रतिदिन जो है 200 रुपया ही बैंक में जमा कर सकता है। तो साल में मुश्किल से 1000-1500 रुपया जमा करता है। अगर 1000-1500 में से अगर आप काट लेते हो, ठीक है, काटते जाते हो, हर महीने डिडक्ट करते जाते हो, तो भाई 200 रुपये जो जमा कर रहा था वो तो 200 रुपये नहीं खा गए। तो बेचारा क्या कहते हैं ना, जितना भी खून पीना है गरीबों को पियो, गरीबों को पी पी के आप लोग बड़े हो जाओ और अपने आप को अमीर कहलाओ, ठीक है, सरकार बनाओ, सरकार कहलाओ। और गरीब को सिर्फ नाम का गरीब होता है, ठीक है। सभी पार्टियों का नाम आप देखोगे ना तो जो है आम जनता के नाम से ही होती है। ये आम जनता भलाई, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक कल्याण पार्टी, पता नहीं कैसे कैसे पार्टियों का नाम होता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं गरीबों को ही मार के, सांप्रदायिक दंगों का फसाद फैला के आगे बढ़ जाती है और आगे अपना जीवन को सार्थक बना देती है। तो मैं तो ये बात कहता हूँ कि बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पर गरीब लोग जो होते हैं अपने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ पैसे को जमा करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा जाता है कि वह बैंक निर्धारित करती है कि कितना पैसा से उन्होंने खुलवाना है। बेशक लिए उन्होंने 0 अकाउंट पे खुलवाना हो या 500 रुपये पे खुलवाया है, लेकिन उनके राशियों को तो है सुरक्षित रखना बैंक का फर्ज बन जाता है। आए दिन आप रूल रेगुलेशन चेंज करके उनके पैसे काट लोगे। एक गरीब बंदे को देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक गरीब बंदे का जो है बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से व्यक्तियों की बातों को सुना है, जाना है। उन्होंने डायरेक्ट यही बात मुझे बताई है कि उनके खाते में इतने सारे पैसे थे, 2000 से कम थे, उन्होंने एक ही मिनट में, एक कुछ ही समय में उन्होंने सारा पैसा काट लिया। और उनसे पूछा गया तो पता है उन्होंने क्या किया है कि आरबीआई का जो है निर्देश आया है कि कम से कम अकाउंट में 2000 रुपया होनी चाहिए। भाई अगर 2000 रुपया मुझे अकाउंट में रखना है तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम तो कहे ना, हम तो वो व्यक्ति हैं जो 100 रुपया जो है रखने की कोशिश करते हैं और 100 से हम 1000 रुपया बनाते हैं। तो हम 2000 कहाँ से रख लेंगे। क्या हमें बच्चे को नहीं पालना है। तो सरकार को इन बातों को ध्यान रखना होगा कि भारत जो है इतनी भी आज विकसित नहीं हो गया। यहाँ भी जो है मजदूर लोग की संख्या जो है बहुत अधिक है, ठीक है। आजकल देखते ही होगा कितनी बुरी हालत लोगों की हो चुकी है। तो बैंक अगर ऐसी जो है बेरुखी करेगी तो कैसे बात बनेगा और कैसे जो है देश में लोग जो है अपना विश्वास के साथ पैसे बैंक में रख सकेंगे। तो ये बातें सरकार को भी और सरकार के जो शुभचिंतक हैं उनको भी सोचने की आवश्यकता है और ऐसे कदम गरीबों के लिए उठाना है जो देश कल्याण के लिए, ठीक है, और मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाए। उसके पश्चात हमारा है आवेदन पत्र भरना। देखिए आवेदन पत्र में दिए गए रिक्त स्थानों का आवश्यक चिन्ह सूचित करता है, ठीक है। आवेदक का नाम देना पड़ता है, उसका पेशा देना पड़ता है, अवसायिक पता देना पड़ता है, आवेदन के नमूने के हस्ताक्षर लेने पड़ते हैं, आवेदक के परिचय देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, खाता संख्या एवं हस्ताक्षर भी करने की आवश्यकता है। कहते हैं उपयुक्त सूची के अलावा आपके एक बचत देना होगा कि बैंक के प्रचलित नियमों एक शर्त का पालन करेंगे। आवेदन पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे। कुछ बैंकों में जो है आवेदनकर्ता को पासपोर्ट आकार के 2 फोटो पत्र में साथ लगाने पड़ते हैं, जो कि अनिवार्य भी होते हैं और जरूरी भी होते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है परिचय। देखिए प्रत्येक बैंक की आवश्यकता है कि एक ऐसी व्यक्ति आवेदन का परिचय दे जिसे बैंक जानता हो। यह सुविधाजनक है कि वह व्यक्ति परिचय दे सकता है जिसका खाता पहले से ही बैंक में हो। यानी एक आपको जो है किसी विटनेस वाले को लेना पड़ेगा, विटनेस होना जरूरी होता है। कुछ बैंक आवेदन का जो है पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस की जो है अनुप्रमाणित नकल स्वीकार भी कर लेता है। यानी आप फोटो कॉपी जो होगा ड्राइविंग लाइसेंस के, उसके द्वारा भी बैंक खोली जा सकती है। परिचय की आवश्यकता इसलिए भी होती है ताकि संदिग्ध व्यक्ति द्वारा खाता खोलने की रोका जा सके। यानी परिचालक व्यक्ति को इसलिए लिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो हो गलत तरीके के लिए खाता न खुलवाया हो। उसके पश्चात है हमारा नमूना का हस्ताक्षर। देखिए
प्रार्थी के जो है प्रार्थना फॉर्म पर अपने नमूने का हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसके लिए कार्ड पर भी उसे नमूने को हस्ताक्षर करने होते हैं। इस कार्ड पर उसका नाम तथा खाता नंबर लिखा जाता है, साथ ही उसका फोटो भी चिपकाया दिया जाता है। अब कह सकते हो उपयुक्त कदमों को लेने के पश्चात तथा आवेदन पत्र में दिए गए सूचना के संबंधी अधिकार की संतुष्टि के बाद नकदी जो है खिड़की पर जमा पर्ची भरकर धनराशि जमा की जाती है। पैसे को जो है खिड़की पे आप जाके जमा कर सकते हो। इसके पश्चात एक खाता संख्या भी दी जाती है, जिसको आपका आवेदन पत्र तथा नमूने हस्ताक्षर कार्ड पर लिख दिया जाता है। उसी प्रकार आपको एक पासबुक जिसमें आप द्वारा जमा कराई गई प्रारंभिक जमा राशि दी जाती है, अगले जमा राशि तथा निकाली गई राशि भी इसमें लिखी हो जाती है। यह आपके पास रहती है यदि आप अपनी जमा राशि में से कुछ राशि निकालना अथवा राशि का भुगतान चेक द्वारा करना चाहते हो तो आपको प्रार्थना पत्र पर एक चेक बुक दे दी जाती है। चेक पत्र पर एक छपा पत्र है जिसमें आप बैंक को एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश कर सकते हो। यानी चेक का तो यही कार्य होता है कि आप चाहो तो किसी भी व्यक्ति को पैसा काट के दे सकते हो जितना पैसा आप देना चाहते हो। यानी बैंक को आपने आदेश दिया है कि आपके खाते से इतना पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जाए, इसे चेक का कार्य कहते हैं। उसके पश्चात हमारा है बचत बैंक खाते का परिचालन। देखिए, खाता खोलने के पश्चात आपको इस खाते के परिचालन के विषय में जानना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपके खाते में अतिरिक्त राशि जमा करने तथा इस खाते से धन राशि निकालने की अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए कि भाई कैसे जो है पैसे निकाला जा सकता है। आगे हमारा है खाते में धन राशि जमा करना। देखिए, आप अपने खाते में किस प्रकार धनराशि जमा करेंगे। खाता खोलने के समय आरंभिक धन राशि जमा करने के लिए जमा पर्ची के प्रयोग को आप पहले से ही जानते हैं। यह एक छापा पत्र है जिसके आप बैंक से प्राप्त करते हैं। यानी छापा बैग होते हैं वो हम बैंक से ही प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जमा पर्ची के 2 भाग होते हैं जो छेदन द्वारा प्रमित में बटी होती है। दाहिनी तथा भाग को जो है फॉल्स तथा बाएं भाग को हम प्रति यानी काउंटर फॉल कहते हैं। इस पर्ची को जो है नकदी तथा चेक जमा कराने के पर भरा जाता है। नकदी तथा चेक जमा कराने के लिए अलग अलग जमा पर्ची भरनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको भरना आपको अनिवार्य माना जाता है। मान लीजिए आपके खाते में नकदी जमा करनी है तो आप जो है जमा पर्ची पर जमा की तिथि, नाम, खाता संख्या तथा जमा राशि शब्दों अंकों दोनों में लिखनी होगी। इसके अलावा जमा पर्ची पर निर्देशित स्थान में कितने विभिन्न अंकित मूल्य के नोट हैं, वो 5 के हैं, 10 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 100 के इत्यादि जमा कराए जा सकते हैं। इन नोटों के जो प्रकार के जमा जो है सामने राशि लिखनी होती है। बैंक में नकदी प्राप्त के लिए अलग खिड़की काउंटर होती है। आपको पर्ची पर हस्ताक्षर करके नकदी के साथ उस खिड़की पर देनी होती है। प्राप्तकर्ता जमा पर्ची को जो वर्णित सीधे हाथ वाली को रख लेते हैं, जबकि बाएं हाथ वाले भाग पर रबड़ की स्टंप लगाकर अपने हस्ताक्षर करके आपको दे दी जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस तरह से जो होते है कुछ पर्ची होती है। आप देख सकते हो ये पर्ची जो होता है आपके लिए होता है और ये जो होता है बैंक के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो खाता नंबर यहाँ लिखी गई है। यहाँ पर आपको पैसे की रकम लिखना है और यहाँ पर जो है नंबर में लिखना है, यहाँ शब्दों में या नंबर में आपने कितने पैसे जमा किया है वो लिखने होते हैं। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर आपको डेट लिखने होते हैं, यहाँ पर आपको जो है खाता नंबर लिखने होते हैं, कितने पैसे आप जमा करा रहे हो वो लिखने होते हैं। यहाँ पर नाम होता है, ठीक है, नाम, और ये नाम जो होता है आपका ही होता है, जैसे यहाँ पर भी नाम दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो होता है कितना पैसे जमा करना है टोटल करके आपको यहाँ हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर भी हस्ताक्षर करना है। तो ये पर्ची जो होती है बैंक के लिए होती है, ये पर्ची जो होती है आपके अपने लिए होता है संरक्षित के लिए, कि आपने जमा किया है राशि उसका जो है आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। मान लीजिए बैंक किसी कारण से उसको एंट्री नहीं कर पाया, कोई गलती हुई है, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज दुनिया है, तो आपके पास अगर ये पर्ची होगा तो उनको सही करना ही पड़ेगा। इसलिए ये पर्ची आप जब तक रखिए संभाल कर, जब तक जो है आपके कागज पे उस पैसे का जो है एंट्री ना हो जाए। आगे हमारा नकदी की बजाय मान लीजिए आपके चेक जमा कराना है, जिसे आपने अपने कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं वेतन के भुगतान के रूप में प्राप्त किया है, तो आप दूसरे बैंक से रुपया लेने के बजाय आप इसे अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहेंगे। आपका बैंक चेक की राशि एकत्र करेगा तथा आपके बचत बैंक खाते में जमा कर भी देगा। चेक को जमा करने के लिए आपके दोबारा जमा पर्ची का प्रयोग करना होगा। यह जमा पर्ची भी साथ में लगेगा, जिसमें आपके जमा करने की तिथि, खाता संख्या, खाताधारी का नाम, चेक का क्रम संख्या तथा तिथि
जिस बैंक पर चेक लिखा गया उसका नाम तथा पता का चेक राशि दोनों अंक पर शब्दों में आदि विवरण भरने होंगे। पर्ची पर हस्ताक्षर करके आपको चेक की प्रवेशिका के साथ लगाकर चेक प्राप्ति खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा। खिड़की पर बैठा व्यक्ति जो प्रमाणित संलग्न चेक को साथ रख देगा तथा प्रवेश पर रबर स्टंप लगाकर अपने हस्ताक्षर करके आपको वापस कर देता है। कुछ बैंकों में खिड़की समीप एक बॉक्स रखा होता है जहां जमाकर्ता को रबर स्टंप भी खिड़की पर उपलब्ध होती है। जमाकर्ता को रबर स्टंप को जो है वर्णित तथा प्रतिनिका पर लगानी होती है। इसके पश्चात जो है प्रतिपनिका को अलग करके चेक को जो है पनिका सहित बॉक्स में डाल दी जाती है। यानी जितने भी आपके, जैसे आप सिंपल शब्दों में देखो तो आप अगर आपके पास चेक है तो आपने क्या करना है, एक फॉर्म भरने हैं और फॉर्म भरने के साथ बैंक के जो कागज उसको अटैच कर देना है जो आपके पास चेक है, और उसको वहाँ पर जो बॉक्स है उसमें स्टैंप लगाकर उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, बाद में वो बैंक के जो है कागज उसको निकाली जाएगी और उसके रिगार्डिंग जो राशि होगा जिसके खाते में जाना होगा वो उसके खाते में भेज दिया जाता है। यानी जो नंबर उसमें डाला होता है उस पर भेजा जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत आसान तरीका बनाया गया है। आजकल चोरी डकैती ऐसी चीज़ों उसमें नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बैंक जो होता है कागजी रूप हो जाती है पैसे का। उसके बाद खाते राशा, जो खाते से राशि निकालना। देखिए खाते से राशि कैसे निकाली जा सकती है, यानी जो खाते होते हैं उसमें से जो है डिपॉजिट कैसे जो है विड्रॉ किया जा सकता है। आप अपनी बचत को भविष्य के प्रयोग के लिए जमा करते हैं। धन की आवश्यकता किसी भी समय हो सकती है क्योंकि हर इंसान की आवश्यकता रहती है। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि खाते में आप अपना रुपया कैसे वापस ले सकते हैं। उपयोग अनुभाग में आप बचत बैंक खाते में धन राशि जमा करने की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। आइए आपको खाते से धन राशि निकालने की प्रक्रिया के विषय में जानें। इसका प्रयोग कर रुपया निकाला जा सकता है। रुपया निकालने वाले फॉर्म होना चाहिए, चेक, एटीएम कार्ड, ये सारे चीज़ें जो है पैसे निकालने की सुविधा है। रुपया निकालने के लिए आप फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल साधारण रूपों में किया जा सकता है। रुपया निकालने वाले फॉर्म यानी हरण पत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कहते हैं रुपया निकालने वाले फॉर्म, देखिए प्रत्येक बैंक में रुपया निकालने के लिए छपा फॉर्म होता है जिसे अपहरण पत्र भी कहते हैं। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो अपहरण, ये पैसा निकालने का होता है। इसमें कोई खास नहीं होती है, खाते का क्रम भरना पड़ता है, अकाउंट नंबर, आपको पैसे निकालने वो लिखने पड़ते हैं और बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। प्रत्येक बैंक में रुपया निकालने के लिए छपा फॉर्म होता है जिसे अपहरण पत्र भी कहते हैं, जिसे खाताधारी जमा खाते के रुपया निकालने के लिए प्रयोग कर सकता है। फॉर्म में रुपया निकालने की तिथि, खाता संख्या, निकालने वाले की राशि और अंक तथा शब्दों में भरना होता है तथा उन खाताधारी के हस्ताक्षर भी होते हैं जो आपके इसे अपनी पासबुक सहित इस खिड़की पर देना पड़ता है। यानी पासबुक भी होना जरूरी होता है जहाँ से आपका खाता प्रचलित हो रहा है। खिड़की पर संबंधित अधिकारी जो है साधारण फॉर्मों के खातों में शेष तथा रिकॉर्ड में नमूने के हस्ताक्षर से फॉर्म के हस्ताक्षर का मिलान करके भुगतान हेतु वो पास कर देता है। यानी जब तक वो क्या करता है, खाते के हस्ताक्षर नहीं चेक करता है आगे वो नहीं भेजता है। अगर खाते में जो हस्ताक्षर है आपने जो पहले दिया हुआ है और वो चेक हो जाता है तो वो क्या करता है, भुगतान हेतु वो पास कर देता है, आगे भेज देता है। निकाली गई राशि के पास बुक में लिखा जाता है कि कितना आपने निकाला है तथा खिड़की पर भुगतान कर दिया। बेसिकली जो है आज के समय में डिजिटलाइज जो है तो आपको जो है बैंक अपने आप जो होता है कंप्यूटर कर देता है। अब खाते बैंक के जो है एंट्री कार्ड में घुसाई जाती है और वो जो है सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। यदि राशि एक विशेष सीमा है, कहिए कि 5,000 के अंतर्गत है तो अन्यथा एक टोकन जिस पर एक संख्या होती है दे दिया जाता है। इसे निकालने वाले राशि प्राप्त करने के लिए नकदी भुगतान खिड़की पर प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी टोकन सिस्टम भी बहुत जगह बनाई गई है, इसे आप पैसे आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद है आपके पास चेक। देखिए खाताधारी के रुपये में आप अपने बचत बैंक खाते से ये राशि निकालने वाले फॉर्म को भरकर हस्ताक्षर करके चेक जारी करके रुपया निकाल सकते हैं। अन्य पक्षों के भुगतान हेतु चेक जारी किए जा सकते हैं। इस प्रकार जो है दूसरे पक्ष के दिए गए चेक की राशि उसके द्वारा बैंक से भी निकाली जा सकती है तथा दूसरे बैंक के धन एकत्र करके हेतु चेक जमा किया जाता है। कहते हैं चेक द्वारा रुपया निकालने की प्रक्रिया वही है जो रुपया निकालने वाले फॉर्म के भरकर हस्ताक्षर करके की जाती है। इसे ऊपर समझाया गया है। दोनों स्थितियों में निकाली गई राशि बैंक के पुस्तकों में अपेक्षित बचत खाते में लिखा जाता है। कहते हैं कि शेष जमा पर ब्याज की राशि भी बैंक द्वारा खोले गए अलग अलग खातों में दर्शाई जाती है। इन्हें
जब कभी भी खाताधारी बैंक में पासबुक प्रस्तुत करता है तो उसे पासबुक में लिख दी जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नमूना दिया गया है। इस नमूने में देख सकते हो कि यहाँ पे है, आपने किसके नाम से इसको पैसा को ड्रॉ करवाना है। अगर आपने स्वयं पैसा निकालना है तो आप यहाँ पर लिखोगे सेल्फ, ठीक है, क्या लिखोगे सेल्फ, यानी मैं स्वयं निकालना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को देना चाहते हो तो उसमें उसका नाम होना जरूरी होता है, नाम रहेगा तभी जो है ये चेक आगे चलेगा। अगर आप स्वयं निकालना चाहते हो तो यहाँ पर लिखोगे सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर जो डेट आपने भरना होता है, जिस दिन आपने निकाला उस डेट को भरना होता है, और यहाँ रुपये जो है आपको लिखना पड़ेगा कि आप कितने पैसे निकालना चाहते हो वो शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप कितने पैसे निकालना चाहते हो उसको आपने जो है यहाँ पर अकाउंट में ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बात आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ से जो गैप होनी चाहिए अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं बंदे यहाँ पर 5, 3, 2 कुछ भी बना सकते हैं, और कभी भी आप करो तो लास्ट में जो है इसके पास से ही यहाँ पर एरो लगा दो। इससे ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है आगे जीरो की संख्या ना बढ़ा दे। तो जब भी आप बैंक में खाता भरते हो तो याद रखना जहाँ रुपीस लिखा होता है उसको जस्ट सामने से ही आप अपना पैसे लिखने स्टार्ट कर दो। दोस्तों ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत ही फ्रॉड हो रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो अगर आप समझदार नहीं रहोगे तो आपके पैसे जो आपने मेहनत से कमाया है वो भी जो होगा आपके जो ऐसे व्यक्ति उठा के लेके चले जाएंगे जो इसके लायक भी नहीं थे। तो ध्यान से देखना कि ऐसे करना होता है, फिर जाके जो है यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। बेसिकली ये नमूना है, लेकिन आजकल जो होता है यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है तो इसके ऊपर आपको क्या होता है साइन करना पड़ता है। जो भी आपने बैंक में साइन किया है वो साइन करना पड़ेगा। अगर आपने स्वयं निकालना है तो सेल्फ, तो वो उसी समय पैसा जो है आपको ड्रॉ करके दे दिया जाएगा। तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें चेक निकालने की सुविधा जो है आजकल हर जगह उपलब्ध होता है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो होती है लोग इग्नोर करते हैं। तो वही छोटी छोटी बातें जो होती है उनके लिए सरदर्द बन जाता है, और एक समय ऐसा आता है जहाँ पर उनके पैसे उनको ही प्राप्त नहीं होती और वो क्या करते हैं किसी धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना है और समझदारी से आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बात याद रखना कि पढ़ाई लिखाई का अर्थ होता है एक समझदार व्यक्ति बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, ना कि एक बेकार इंसान बनना, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक बात का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बेशक 10वीं क्लास में हो, कभी आपके पापा कहें कि बैंक की खाता भर दो, ठीक है, चेक भर दो, तो आपको इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लिखने आता है, चाहे आपको हिंदी में लिखने आता है, चाहे इंग्लिश में लिखने आता है, चाहे जिसमें मर्जी लैंग्वेज में लिखने आता है, आप इसी तरीक़ा से आप जो है फॉर्म भर सकते हो। तो याद रखना, अगर आप स्वयं निकालना चाहते हो, आप खुद ही आप खाता धारक हो, तो यहाँ पर सेल्फ लिखोगे। अगर मान लो किसी को देना चाहते हो तो आप उसका नाम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। आपने कितने रुपए देना है तो यहाँ पर उसको जो है शब्दों में या तो हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में, इसको कोई मान्य नहीं होता, जो मैं लैंग्वेज में लिखना है लिख दो। यहाँ पर दिनांक लिख देना है और यहाँ पर जितना पैसे आपने देना है उसका, और यहाँ पर उस व्यक्ति जिसका खाता है उसका सिग्नेचर चाहिए होता है, ठीक है। पीछे साइड भी आप क्या करोगे, उस व्यक्ति के नाम लिख दोगे, ठीक है, जिसको चाहिए पैसा, उसका मोबाइल नंबर और उसका अकाउंट नंबर। अगर आप स्वयं हो तो आपको सिर्फ अपना हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है और आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बैंक के चेक में उपस्थित होती है, जो करके आप पैसे जो है आसान तरीके से बैंक से निकाल सकते हो। उसके पश्चात हमारा है एटीएम कार्ड। देखिए एटीएम चलाना तो आज के सिस्टम में जो है आम सी बात हो गई है। आज जब भी बैंक खुलवाने जाओ तो एटीएम कार्ड की सुविधा जो है हर बैंक दे रही है, क्योंकि बैंक आपको पता है कि हर जगह नहीं रह सकती है, इसलिए वो ग्राहकों को क्या करती है, आज एटीएम की सुविधाएं प्रदान कर रखी है। कहते हैं बैंक अपनी जमाकर्ताओं को एटीएम कार्ड जारी करती है जिससे कि वह अपने खातों में राशि सरलता से निकाल सके। इस कार्ड का जो है प्रयोग स्वचालित जो है टेलर मशीन यानी एटीएम को हम टेलर मशीन भी कहते हैं, स्वचालित टेलर मशीन के माध्यम से बचत बैंक खाते व चालू खाते दोनों से रुपया निकालने के लिए किया जा सकता है। यह एक चुंबकीय कार्ड होता है जिसके प्रचालन के लिए एक गुप्त नंबर का प्रयोग करना होता है। रुपया निकालने की यह सर्वाधिक सुविधाजनक पद्धति होती है। तो उसका टेलर अकाउंट शीघ्र लेने देने के लिए जो है बैंकों में टेलर पद्धति है। 2 प्रकार के टेलर तरीकियाँ होती है, मानव संचालित एवं स्वयं संचालित टेलर अकाउंट। अधिकतम बैंक साधारण एक सीमा तक जो है 5,000 से लेकर 10,000 तक है, लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी के समय जो है आप 25,000 तक भी निकाल सकते हो, ठीक है। 25,000 तक निकालने की सुविधा जो है अभी एटीएम से दे दी गई है। व्यक्ति द्वारा जो है प्रचालित टेलर काउंटर से बचत बैंक खाते से पैसे निकालने की जो छूट देते हैं, खिड़की पर प्रस्तुत
चेक अथवा रुपया निकालने वाले फॉर्म को खाते के शेष जो है खाताधारी के हस्ताक्षर तथा अन्य विवरण की खिड़की पर बैठा व्यक्ति जांच करता है तथा वही व्यक्ति जो है भुगतान भी कराता है। स्वचालित टेलर्स काउंटर यानी एटीएम स्थापित कर दी जाती है जिसके माध्यम से 24 घंटे नगद लेन देन हो सकती है। आपके खाते के शेष जमा जो है जांच करता है और नमूने के हस्ताक्षर से मिलान करने पर नगद भुगतान के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आइए एटीएम के मशीन किस प्रकार कार्य करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जब बैंक एक एटीएम लगाता है तो वो प्रत्येक खाताधारक को एक चुंबकीय कार्ड और गुप्त कोड नंबर देता है। इस कोड नंबर को व्यक्ति पहचान यानी पिन कहते हैं। जब भी किसी कार्ड धारक को रुपया निकालना होता है तथा जमा कराना होता है तो वह सबसे पहले अपनी पहचान कराता है। इसके लिए वह अपने पिन को बताता है। एटीएम के प्रचालन के लिए वो आवश्यक भी होता है। कार्ड जैसे ही मशीन में डालेंगे तो आपका पिन पूछा जाएगा। पिन की प्रविष्टि के लिए आप तो कार्ड का जो है प्रयोग फीड मशीन पर पर्दे को छुपाएंगे। यानी आपको जो होता है जब भी आप पिन नंबर डालो तो उसको किसी को न दिखाओ या किसी को न दो तो ही बेटर होता है। एक बार आपकी पहचान हो गया है तो मशीन आपके पैसा निकालने अथवा जमा कराने के संबंध में जो दिशा निर्देश देगा। जमा कराने के लिए जो है एटीएम केंद्र से एक विशेष जो लिफाफा मिलेगा जिसमें आप राशि रख देंगे। जमा का बटन दबाने पर यह लिफाफा स्वयं मशीन में चला जाएगा और बैंक अधिकारी ऐसे लिफाफों को नियमित अंतराल पर निकाल लेते हैं तथा संबंधित खातों को जमा में प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के रुपया निकालने के लिए इसके बटन को दबाएं अथवा पर्दे के जो छुपाएंगे। तब पश्चात जो है जितनी राशि निकालना है वो बताएगा, फिर राशि जिसके लिए तुरंत मशीन में बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से जो है एटीएम अपना कार्य करता है। आजकल जो है एटीएम कार्ड की जो ज़माना है और आज जो है एटीएम कार्ड हर जगह जो है विस्तृत अपना जो विशेषता रखता है। तो कह सकते हो कि आधुनिक युग में एटीएम ने अपना जो है क्रांतिकारी जो है प्रयोग लेके सामने आ गया है। लेकिन कहते हैं ना क्रांतिकारी प्रयोग तो होती है लेकिन कुछ जो है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं जिस पे लोगों को बचना होता है। आजकल कई जगह जो ये भी होता है, आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा कि आजकल पैसे लूटने के लिए लोग क्या करते हैं, आपके नाम के ड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, उनके में जो होता है OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड। तो वो क्या करते हैं, व्यक्ति से मांगते हैं फ़ोन करके और ये बोलते हैं कि मैं बैंकर बोल रहा हूँ, अगर आपने पैसा बैंक के जो OTP नहीं बताया तो आपका खाता जो होगा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फ्रॉड होते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा सावधान रखना क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जहां पर जो है लोगों की अच्छे खासे कमाई जिन्होंने अपनी मेहनत से जमा किया था 2 सेकंडों में जो होते हैं ऐसे लोग उड़ा ले जाते हैं। तो जब भी आपसे बैंक से कॉल आए तो आप सिर्फ इतना बात बताइएगा कि मैं बैंक में आके इस समस्या पे अपना जो है प्रश्न, अपना विचार रख दूंगा। ठीक है, आपको ना ATM बताने के नंबर जरूरी होता है ना OTP नंबर बताना होता है। देखिए बच्चों, मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से जो है घटनाएं घटती है जहाँ पर आप मूर्ख बन जाते हो या आपके घर वाले मूर्ख बन जाते हैं। एटीएम कार्ड तो लोगों को सरकार ने दे दिया है, लोगों ने भी इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन जो फ्रॉड हो रही है उसका क्या? आपको तरह तरह के लालच देते हैं। आपको ने देखा ही होगा कि ऑटोमेटिक मोबाइल पे आता है, आप कौन बना है करोड़पति में, आपका स्वागत है, आप जो है इतना लाख रुपया जीत गए हैं, आपको जो है मिस्टर दैश से कंप्लेंट करना पड़ेगा, आपका जो है क्लेम डालना पड़ेगा। तो ये सब दोस्तों आजकल फ्रॉड होती है, बैंक की तरफ से नहीं की जाती है, ये उन लालची लोगों की तरफ से की जाती है जो देश को खोखला कर रहे हैं। कई बार ऐसी घटना घटी है कि किसी औरत के पास एक कॉल आया हो और उससे ये मांगा गया हो कि आपके पास जो है आपके पास एटीएम कार्ड होगा, उसका पिन कोड बता दीजिए। या कभी ये होता है कि आपके मोबाइल में OTP गया है, आप OTP अपना नंबर बता दीजिए, और जैसे आपने OTP नंबर या पिन कोड बताया आपके जो है आप बिल्कुल ही आप कंगाल बन के रह गए। तो ऐसा कंगाल नहीं बनना है दोस्तों, ये आपने पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो ये अपने माता पिता को भी बताना है और समझाना है कि बैंक में जाओ। ठीक है, कोई भी समस्या आती है, बैंक की तरफ से कॉल आती है तो एक ही बात कहना आप कि मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं बैंक में आके इसकी बात की सलूशन कर लूँगा। और सबसे पहली बात तो ये भी होता है कि बैंकर आपको कभी भी कॉल नहीं करते हैं इस विषय में। ठीक है, बेशक वो लोन लेने के लिए करते हैं, उनकी बात जरूरी भी होता है क्योंकि उनका लोन नहीं, अगर आप लोगे चाहे लोन उनको नहीं हो करेगा तब तक उसका जो है जीवन नहीं चल सकता है। तो बैंकर भी हम पे ही आश्रित होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा कॉल आ जाता है, फ्रॉड कॉल आता है, तो आप इससे बचने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, वो कहेंगे, जितना मर्जी कह ले कि वो बैंकर है, आपकी खाता बंद कर दिया जाएगा, आपका ये कर दिया जाएगा। आप कहना कि भाई मेरा खाता है जो बंद कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंकर कभी भी खाता आपके बोलने से बंद नहीं करता है। जब तक वहाँ पर आपने फॉर्म नहीं भरोगे, जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा, जब तक आपसे स्वीकृति नहीं ली जाएगी, तब तक कोई भी बैंक खाता आप उसका बंद नहीं कर सकता है। ये आरबीआई का प्रावधान है। कोई मोबाइल पे ही आपका खाता आपके गुस्सा करने से या आपके बोलने से वो बंद नहीं कर देगा, जब तक आप साइन सिग्नेचर नहीं करोगे, यानी जब तक आपकी स्वीकृति नहीं मिलेगी, कोई भी व्यक्ति आपका बैंक खाता बंद नहीं कर सकता है। ये प्रावधान भी है और रूल भी है। तो जब भी आपके पास किसी बैंकर का कॉल आया, ये बोले कि आप अपना OTP बताइए, अगर नहीं बताइएगा तो आपका खाता जो है बंद हो जाएगा, तो प्यार से आप कहिएगा कि बंद कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बैंकर ने स्वयं अपना खाता बंद कर दिया हो। इनके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये बातें जो थी ATM के रिगार्डिंग थी, जिसको जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि आप 10वीं क्लास में हो, तो आप अपने माता पिता को भी इस बात से अवगत करा सकते हो। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है एक समझदार व्यक्ति बनना, एक अच्छा नागरिक बनना। उसके पश्चात जो हमारा है ई-बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखिए दोस्तों, जहाँ जो हमारा ATM की हमने सब कुछ बताया, लाभ हानि सब बताया है। देखिए, जो प्रश्न मैंने उठाया है वो लाभ हानि दोनों में ही आता है। लाभ जहाँ पर इतना अधिक है वहाँ पर बहुत से नुकसान भी होते हैं। कहते हैं ई-बैंकिंग एक नए परंपरागत बैंकिंग उत्पादन तथा सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा संचार माध्यम से सीधे ग्राहकों को समर्पित करने के रूप में प्रभाषित किया जा सकता है। ई-बैंकिंग में ऐसे तंत्र सम्मिलित है जो वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों और व्यक्तियों तथा व्यवसायों को सार्वजनिक तथा निजी जो है नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से उसके खातों में संबंधित लेन देन करने अथवा वित्तीय उत्पाद तथा सेवाओं की जानकारी कराता है। सूचनाएं तकनीक तथा संचार की आधुनिक विविधता का विकास होने से बैंकिंग सेवाओं को भी अब कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। अब बहुत से जो है बैंक शाखाओं में आप देखेंगे कि बैंकिंग व्यवहारिक का रिकॉर्ड कंप्यूटर के द्वारा रखा जाता है। आपके खाते में जमा राशि की सूचना अब कंप्यूटर से प्राप्त हो सकेगा। बहुत से बैंक में आजकल जो है कैशियर टेलर के साथ स्वचालित टेलर मशीन यानी ATM जो है लगा दी गई है। ठीक है, कंप्यूटर तथा संचार का अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा बैंकिंग कार्यालय का करना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अर्थात ई-बैंकिंग कहलाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तथा बैंकिंग कार्यालय में आप करते हो, वो बैंकिंग को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जो की जाती है उसे हम ई-बैंकिंग कहलाती है। आइए हम भारत में प्रयुक्त बैंकिंग का आधुनिक विविधता की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे भारत में जो है ऐसी विविधताएं आई है। हमारा आता है स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, से हम ATM भी कहते हैं। ये फुल फॉर्म भी हो सकता है जिसको आपको याद भी रखना है। ATM का फुल फॉर्म स्वचालित टेलर मशीन। कहते किसी जो है बैंक शाखा अथवा अन्य स्थान पर लगाई मशीन जिसे ग्राहक मूल्य बैंकिंग क्रियाकलाप खाते का शेष जानना, रुपया निकालना अथवा आंतरिक करना कर सकते चाहे बैंक बंद ही क्यों न हो जाए। इसे स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। बैंक में संपूर्ण भारत में सुविधाजनक स्थानों पर अपनी स्वचालित टेलर मशीन लगा दी गई है और इसके उपयोग से ग्राहक किसी भी समय अपने खातों में राशि जमा करा सकते हैं अथवा उससे जो है खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सुविधाएं तो बहुत अच्छी है, जिसमें ना टो न मुँह होती है। डायरेक्ट अपनी राशि को आप बिना किसी प्रॉब्लम से निकाल भी सकते हो। उसके बाद हमारा पास आता है डेबिट कार्ड। देखिए, एक कार्ड जो बैंक ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत उनके खाते तक पहुंच उपलब्ध कराता है। बैंक अपने ग्राहकों के जिनके बचत खाते अथवा चालू खाते उनके यहाँ होते हैं डेबिट कार्ड देने लगते हैं। डेबिट कार्ड जो है ग्राहक इन कार्डों के द्वारा नकदी के स्थान पर विद्युत वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। डेबिट कार्ड द्वारा चुकाई गई रकम ग्राहकों के खाते में स्वतः ही डेबिट यानी घटा दी कर दी जाती है, यानी पैसा काट ली जाती है, तो ये डायरेक्ट होती है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड। देखिए, एक वित्तीय कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्ड जो धारक की सामान्य विक्रय स्थान पर ही उधार की सुविधाएं प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड का ब्याज लगता है तथा ये सामान्यतः अल्प अवधि वित्तीय हेतु उपयोग किए जाते हैं। साधारण क्रम के 1 माह बाद से ब्याज आरंभ होता है तथा व्यक्तियों के ऋण धारण क्षमता के आधार पर उधार की सीमा पहले ही तय कर दी जाती है। बैंक क्रेडिट कार्ड तथा उन ग्राहकों को देता है जिनके खाते बैंक में होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं। ठीक डेबिट कार्ड की भांति क्रेडिट कार्ड सामान्य खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान खरीदने के लिए जो है इसका उपयोग आप कर सकते हो। व्यक्तियों को अपने साथ
तब नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्रेडिट कार्ड धारक को बैंक एक निश्चित सीमा के भीतर क्रेडिट की गई रकम बैंक में जमा कराने की अनुमति देता है और निर्धारित समय के भीतर कार्ड धारक द्वारा क्रेडिट की गई रकम जमा न कराने पर बैंक ब्याज लगा देता है और ब्याज की दर प्रायः बहुत ऊंची होती है। उसके पश्चात हमारे पास है नेट बैंकिंग। देखिए, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से विभिन्न बैंक खातों के मध्य वित्त के हस्ताक्षर तथा सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराता है तथा साथ ही इंटरनेट पर बैंकिंग लेन देन की करने की सुविधा भी प्रदान करती है। सभी बैंकिंग क्रियाओं जो परंपरागत रूप से बैंक में जमा जाकर संपन्न की जाती है, आज इंटरनेट की पहुंच के कारण कंप्यूटर के माध्यम से ही कर ली जाती है। कहते क्रेडिट कार्ड लेन देन इंटरनेट बैंकिंग का ही रूप है। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप न केवल अपने खाते का शेष जान सकते हैं, बल्कि आप एक स्थायी जमा खाता भी खोल सकते हैं, वित्तीय अंतराल कर सकते हैं और अपने बिजली, पानी, मोबाइल फोन के बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। कई अन्य कार्य भी किया जा सकता है। आजकल नेट बैंकिंग के माध्यम से आप न केवल अपने एक बैंक खाते को देख सकते हो, बल्कि अन्य बैंक में अपने खाते को भी देखा जा सकता है। अंततः आप एक ही पर्दे पर अपने विभिन्न बैंक खातों को एक साथ देख सकते हैं। जब बैंकिंग लेन देन जैसे अंतराल भुगतान तथा ऋण जो गृह ऋण हेतु आवेदक इंटरनेट के माध्यम से किए जाए तो इसे हम नेट बैंकिंग कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट से किए जाने वाले कार्य को हम नेट बैंकिंग ही नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग व्यक्तियों की घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग क्रियाकलाप संपन्न कराने सुलभ कराती है और परंपरागत बैंक द्वारा जो उपलब्ध कराई गई नेट बैंकिंग ग्राहकों को सभी दिन प्रतिदिन के लेन देन से खाता हस्तांतरण और शेष जानना, बिल भुगतान रोकने का अनुरोध तथा ऋण तथा क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन भी ऑनलाइन जमा कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। खाता की जानकारी किसी भी समय, दिन अथवा रात कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। उसके पश्चात हमारा है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का व्यापक रूप से प्रयोग होने से बैंक तथा इंटरनेट पर भी लेन देन करने की सुविधा दे रहे हैं। जिस ग्राहक का खाता बैंक में होता है वह बैंक की जो वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है तथा खाते की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। वो अपने बिलों की भुगतान कर सकता है, मुद्रित हस्ताक्षर, स्थायी जमा तथा बिलों की राशि वसूल आदि के लिए भी आदेश दे सकता है। उसके पश्चात हमारा सबसे आज जो प्रयोग हो रहा है वो है फोन बैंकिंग। फोन बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो ग्राहकों को अपने खाते तथा विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच टेलीफोन के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध कराती है। एक ऐसी सुविधा है जो ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा जो है सेवाओं का उपयोग जैसे मौखिक भुगतान, निर्देश, खाता संचालन, ऋण लेना आदि व्यक्तिगत रुपये से जो बैंक में जाने की बजाय टेलीफोन के माध्यम से ही सुलभ कराती है। बैंक का ग्राहक जिसका खाता बैंक में हो फोन बैंकिंग सुविधाओं के अंतर्गत फोन के माध्यम से अस्थायी जमा, मुद्राएं संस्थापन, डिमांड और ड्राफ्ट बिलों का भी संग्रह तथा जो है भुगतान आदि जैसे बैंकिंग व्यवहार भी किया जा सकता है। साथ में जो है ये अब मोबाइल फ़ोन का संचालन बहुत ही बढ़ गया है। अंततः मोबाइल फ़ोन द्वारा भी फ़ोन बैंकिंग संभव हो गई है। फ़ोन बैंकिंग द्वारा संभव सभी कार्यों को अलावा जो है मोबाइल फ़ोन द्वारा ग्राहक बैंक के संदेश भी दे सकता है और बैंक से संदेश भी प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हो कि आज फ़ोन बैंकिंग ने लोगों को ज़िंदगी जो है इतना आसान बना दिया है, सुलभ बना दिया है कि आज जो है कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके कुछ बटनों यानी कुछ हाथ के जो है इशारों पे बैंक सारी जो है फैसिलिटी उपलब्ध हो जाती है। तो कहते हैं जहाँ पर इसकी बहुत सी अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है जो मैंने आपको बताई है साथ में, ठीक है। तो उन बुराइयों को भी साथ में लेकर देखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना आज बैंकों ने मोबाइल का और इंटरनेट का सुविधा प्राप्त कर लिया है, लेकिन इन इंटरनेट सुविधाओं के बीच में बैंक जो है कई हदों तक जो है ग्राहकों को दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पैसे भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो कहते हैं बैंक जो है बहुत हमारे लिए उपयोगी और सिद्ध भी हो सकता है। प्लस जो है हमारे देश के जो है विकास में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च
को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरा जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।